नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो कैप्सूल सीरीज 2.0 में कैप्सूल 1 का आज चौथा क्लास होने वाला है। ठीक है, इस चौथे क्लास की अगर हम लोग बात कर ले तो हम लोग कैप्सूल 1 को कंप्लीट करेंगे और ये लेक्चर आपका यूट्यूब पर भी जाएगा। इसके पीछे का कुछ रीज़न है कि मैं इसको यूट्यूब पर आपको दिखाऊं। देखिए, इसमें आपको ये समझ में आना चाहिए कि एक टीचर के साथ साथ एक स्टूडेंट को किस प्रकार से सहयोग देना चाहिए या फिर कह ले तो एक स्टूडेंट्स को तैयारी करनी चाहिए। दूसरी बात, कैप्सूल 1 का जो पहला क्लास था, दूसरा क्लास था और जो तीसरा क्लास था, और आज आप चौथे क्लास को देख रहे हैं। हालांकि पहला और दूसरा मैंने एज अ डेमो आपको यूट्यूब पर भी दिया है और एकदम कंसेप्चुअली चीज़ों को मैंने पढ़ाया है। आपने अगर देखा होगा क्लास को तो मैंने ज्योग्राफी स्टार्ट की है और जिसको मैंने कहा कि आपका एनसीईआरटी क्लास 6 में जो सबसे पहला चैप्टर है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, सबसे ऊपर हम लोग चलते हैं, यूपीएससी की बात करते हैं तो यहीं से चीज़ें स्टार्ट होती है भाई। तो अक्षांश और देशांतर यानी कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, और इसके साथ साथ मैंने आपका जो घूर्णन गति है यानी कह ले तो पृथ्वी की जो गति है उसके बारे में हमने आपको कंप्लीट करवा दिया। तो 3 क्लास में हमने लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड और पृथ्वी की गति कंप्लीट कर ली है बहुत शानदार वे में। आपने देखा भी है, ये कंटेंट भी मैंने आपको दिया भी है, अपलोडेड है। लेकिन अब आज का फिर क्लास का क्या मतलब बनता है, तो देखिए चीज़ों को समझिएगा। जो हमने 3 क्लास में पढ़े हैं, ठीक है ना भाई, यानी कि हम लोगों ने जो 3 क्लास में कंप्लीट किया है, क्लास नंबर 1, क्लास नंबर 2 और क्लास नंबर 3 में लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड और पृथ्वी की जो गति है, अब इसको मैं आपको रिवाइज करके दिखलाऊंगा कि आपको जो मैंने कंटेंट दिया है, ये कंटेंट को आप मलाई ही कहेंगे, ये मलाई ही है जो आपके जीवन बनाने में काफ़ी महत्वपूर्ण ये कंटेंट आपका योगदान दिलाएगा। साथ के साथ आपका कंसेप्ट को भी मैं रिवाइज करूंगा कि आप कैसे रिवीजन करेंगे। मेनली आज का वीडियो बनाने का मकसद है मैं यूट्यूब पे डालूं ताकि आप समझिएगा कि जो आप टीचर से पढ़े हैं उसकी जो कंटेंट है, वो जो कंटेंट आपको दिया है, और आप उस कंटेंट में सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज की आप कैसे एडिशन करेंगे और साथ के साथ आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है। मैं तो प्रैक्टिस करवा रहा हूं अभी, तो उस प्रैक्टिस के माध्यम से कैसे आपके नए पॉइंट और नई नई चीजें आपको मिलेंगे, उस टॉपिक में आपको ऐड ऑन करना सीखने को मिलेगा इस वीडियो में। ठीक है ना, तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और जो चाहते हैं हमारे साथ जुड़ना तो जरूर से ज्वाइन करिएगा। मैं आपको खास करके जितने भी झारखंड के एस्पेरेंट है भाई, ठीक है ना, आपको ऐसा नहीं कि मैं जेएसएससी सीजीएल के लिए ही बांध रहा हूं। हमेशा कहा हूं कि भाई हमारी जो कोर्सेस है ये कैप्सूल सीरीज 2.0 आपके आगामी कोई भी एग्जामिनेशन है, रेलवे के अपकमिंग एनटीपीसी है, एसएससी में आपका सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, बिहार आपका सीजीएल अभी वैकेंसी आने वाला है, बिहार दरोगा है आपके साथ, फिर बिहार एसएससी 12th लेवल पे है, आपकी जेपीएससी की अपकमिंग वैकेंसी है, अभी आपका सीडीपीओ चल रहा है, साथ के साथ आपकी बीपीएससी 17वीं जेपीएससी जहां बीपीएससी जहां आपका 1000 के आसपास सीट देखने को मिलेगा। तो यहाँ आपको काफ़ी ये आपका मतलब कहे तो जीके के लिए एक रामबाण काम करने वाला है, ये आपका कंटेंट और कंसेप्ट के साथ। तो आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ, हमारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिएगा, आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट सेक्शन में, और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन करिएगा। बहुत सारी अपडेट के साथ आपको कंटेंट वहाँ पे मिलता है, और आप इस नंबर पे भी हमें कोई भी डाउट है इस कोर्स के रिगार्डिंग तो आप हमसे पूछ सकते हैं, इस नंबर पे कॉल करके या व्हाट्सअप करके। आप व्हाट्सअप कर लेंगे, आप हमसे फिर बात कर पाएंगे। चलिए, तो अभी यहाँ पे आप देखेंगे क्वेश्चन का जो प्रैक्टिस करना है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। तो इससे पहले मैं 15-20 मिनट में आपका पूरा लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड और पृथ्वी के घूर्णन गति को मैं रिवीजन करवा देता हूँ। और आपका जो भी एग्जामिनेशन है भाई देख लीजिएगा, ग्रुप डी से चलेंगे और यूपीएससी तक के सवाल को दिखलाएंगे। आप देख सकते हैं बीपीएससी के सवाल हैं, आरआरबी के सवाल हैं, यूपी पीसीएस का सवाल है, उत्तराखंड पीसीएस के सवाल है, यूपीएससी के सवाल है, मतलब सारे जगह से मैंने कंप्लीट कराया है। तो चलिए बिना देर किए हुए अब हम लोग मेन मुद्दे पे आते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा सुपर 50 बैच है, आप में से जितने स्टूडेंट सुपर 50 में है भाई, देखिए यहाँ आपको बहुत कट थ्रो के साथ आपको मेहनत करना है, ठीक है ना, क्योंकि ये इस 50 जो स्टूडेंट का ना हमें सिलेक्शन चाहिए सीजीएल में। अब ऐसा नहीं कि सीजीएल में ही आपका यहाँ पे सिलेक्शन है, आप कहीं पे भी जा करके कोई भी एक गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन ले लेंगे और जिसमें आप कहेंगे कि यस सर आपके इस सुपर 50 का मैं स्टूडेंट था। लेकिन आपको इसके लिए करना पड़ेगा मेहनत। विदाउट मेहनत कुछ नहीं पॉसिबल है। जिस
तरह से मैं आपको कंटेंट दे रहा हूं दोस्तों, आप एकदम रिजल्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं चीज़ों को। ये अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है, जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे या जब आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे तो वह आपको समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं रिवीजन, फटाफट करेंगे रिवीजन को बिना देर किए हुए, बिना ज़्यादा इधर उधर की बातें। ये आपको बतलानी जरूरी है कि आज का जो क्लास है उसका मेन पर्पस क्या है, ठीक है भाई। चलिए हम लोगों ने क्या पढ़ा है, हम लोगों ने लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के बारे में पढ़ा। तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की अगर जब हम बात करते हैं सर, तो हमें क्या पता है, हमने आपको ये बतलाया था कि पृथ्वी का पहले शेप, तो पृथ्वी का जो शेप है हमने कहा था कि ये जो उत्तरी ध्रुव है और जो ये दक्षिणी ध्रुव है, यानी कि उत्तर में और जो दक्षिण में, यहाँ पे कैसा है आपका चपटा है, ठीक है, और ये पार्ट कैसा है उभरा हुआ, तो जिसे हमने नाम दिया था कैसा, जियोड आकार का, जियोड शेप का आपका पृथ्वी का आकार है। तो जब भी पूछेगा तो क्या बोलेंगे, जियोड आकार का, यानी कि मेनली कहीं ना कहीं हम गोलाकार इसे कह देते हैं। गोलाकार कहने का मतलब ये है कि आप इस प्रकार से पृथ्वी को बनाते हैं। तो हमने क्या किया, पृथ्वी के जस्ट बीचों बीच एक रेखा खींचा, इस रेखा को हमने क्या कहा, 0 डिग्री पे हमने इसका नाम रखा था विषुवत रेखा। यही आपने पढ़ा था भाई, विषुवत रेखा। अब ये जो 0 डिग्री की बात की जा रही है, इसे हमने क्या नाम दिया था, अक्षांश की नाम दी थी। अब ये अक्षांश क्या होता है, अक्षांश ये रेखा क्या होता है, चलिए इस पे हम लोग बात कर लेते हैं फटाफट। मैंने ये कहा था पृथ्वी पे जो आपको दिख रहा है इन्फिनाइट बिंदु, एक बिंदु यहाँ ले लेते, 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 एक यहाँ ले ले रहे, एक यहाँ ले ले रहे, एक यहाँ ले ले रहे, एक यहाँ पे ले ले रहे। अब भाई पृथ्वी गोलाकार है, जस्ट मैं अब सपोज कर रहा हूं कि तो यहां इसका एक केंद्र बिंदु होगा, तो पृथ्वी के किसी भी बिंदु से, ठीक है ना भाई, पृथ्वी के किसी भी बिंदु से, किसी भी बिंदु से, यानी मैं ये बिंदु ले लिया हूं और उसको केंद्र से मिला दिया हूं, तो केंद्र से जो मिलाया हूं तो यहां पर एक एंगल का फॉर्मेशन हुआ है। इस एंगल का जो फॉर्मेशन हुआ इसे आप कहते हैं अक्षांश। क्लियर हो गया भाई, कोई दिक्कत, कोई दुख दर्द, कोई दुख दर्द नहीं। यानी कि अगर मैं कहूं कि आपका 2 डिग्री है, ठीक है, उसी प्रकार यहां पर भी एक बिंदु लिया मैंने 2 डिग्री पे, तो 2 डिग्री का मतलब एंगल बनाया, तो ये आपका 2 डिग्री का ये भी एंगल बन गया। अब ये जो समान एंगल है, ये जो आप समान एंगल को देख रहे हैं, जब आप इसको मिला देते हैं तो आप इसे क्या कहते हैं, अक्षांश रेखा। ये हो गया 2D की बात, लेकिन ये तो 3D में जब हम देखते हैं तो ये कैसे आपको दिखेगा, इस प्रकार से, यानी जो आपने ये जो 2 डिग्री जो आपने खींचा है यहाँ पे, अब ये क्या है, 0 डिग्री का ऊपर वाला पार्ट क्या है, नॉर्थ है, और 0 डिग्री के नीचे वाला पार्ट क्या है, साउथ है, यानी आपका 2 डिग्री नॉर्थ है, ये भी आपका 2 डिग्री नॉर्थ है। देखिए यहाँ तो हम रिवीजन कर रहे हैं, ये सब डिटेल हमने पढ़ा है भाई, क्योंकि पृथ्वी को जो 2 बराबर भागों में बांटता है, उत्तरी गोलार्ध जिसे कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और ये हो गया आपका सदर्न हेमिस्फीयर यानी कि दक्षिणी गोलार्ध, उसे हम क्या कहते हैं 0 डिग्री यानी कि विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा या फिर इक्वेटर लाइन। यही हो गया आपका 0 डिग्री वाला विषुवत रेखा या फिर भूमध्य रेखा या इक्वेटर लाइन। अब हमने क्या किया, हमने ये किया कि जो समान एंगल है इसको हमने इस प्रकार से मिला दिया, तो ये हो गया आपका 3D व्यू, यानी कि ये आपका अक्षांश रेखा अब क्या कहलाएगा 3D में, अक्षांश वृत्त। ये आपका क्लियर हो गया इतना, यानी अक्षांश रेखा और अक्षांश वृत्त अब आपको क्लियर हो गया, ठीक है, यहां पे कोई भी दिक्कत नहीं होगा आपको, इतना चीजें क्लियर है भाई। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोगों का मेन टारगेट क्या है, हमने क्या क्या पढ़ लिया, चलिए रिवीजन करते चलते एक एक करके। हमने देख लिया पृथ्वी का आकार कैसा है, जियोड है, बिल्कुल। 0 डिग्री वाली रेखा को हम क्या करते हैं, भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा या इक्वेटर, इसका काम क्या है, अगर कह दे तो हम ये क्या करते हैं, पृथ्वी को ये क्या करते हैं, 2 भागों में बांटती है, ठीक है भाई। अब आगे बढ़ते हैं, अगर ये आपका 0 डिग्री रेखा है तो ऊपर क्या हो जाएगा आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी कि उत्तरी गोलार्ध, और नीचे क्या हो जाएगा आपका दक्षिणी गोलार्ध। यानी अगर आपकी पृथ्वी इस प्रकार से है और ये 0 डिग्री की लाइन हमने इस प्रकार से खींच दी है, तो ये आधा पार्ट में बढ़ गया इस प्रकार से, ठीक है, और ये आपका आधा पार्ट में, इसे हम क्या कर रहे हैं उत्तरी गोलार्ध और इसे क्या कर रहे हैं दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है साहब। चलिए अब आगे बढ़ते हैं भाई, यही चीज को यहाँ आगे आपको मैंने दिखलाया है कि ये आपका जो गोल, अच्छा ये गोलार्ध कहने का मतलब आप समझ में आ रहा है आपको, ये जो मैं गोलार्ध कह रहा हूं क्यों, क्योंकि गोलार्ध कहने का मतलब क्या, गोला का आधा भाग ही गोलार्ध कहलाता। तो जो गोला था पृथ्वी को, उसको बीच से जो कटिंग किया गया आपका विषुवत रेखा से, इसलिए हमने कह दिया ऊपर वाला पार्ट को उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला को हमने कर दिया सदर्न हेमिस्फीयर या फिर दक्षिणी गोलार्ध। अब आइए पृथ्वी के यहां पे देखना आपको, यहां पे आपको जो मैंने डेफिनेशन लिखा है कि पृथ्वी के किसी भी बिंदु से केंद्र से रेखा खींचने पर जो कोण बनेगा, जिसको आप क्या कहेंगे, अक्षांश कहेंगे। यानी अभी मैंने आपको जो समझाया, ये पृथ्वी है, पृथ्वी पे आपके बहुत सारे बिंदु होंगे, उससे पहले आपको क्या करना है, 0 डिग्री का एक लाइन खींच देना है,
ये 0 डिग्री का जो एक लाइन मैंने कहा, ये भी आपने अक्षांश का ही फॉर्मेशन किया। मैंने आपको बताया था, जिसे आपने विषुवत रेखा कहा, इक्वेटर लाइन कहा या भूमध्य रेखा कहा। अब मैं मान के चलता हूं ये आपका जैसे 0 डिग्री है भाई, तो यहां आपका कहीं ना कहीं 5 डिग्री आएगा, 1 2 3 4 5 डिग्री आएगा। ये क्या लिखेंगे, 5 डिग्री नॉर्थ लिखेंगे। तो अब इस केंद्र का ये केंद्र से, यहां मैं दूसरा कलर ले लूं, ये हो गया आपका केंद्र, ठीक है, पृथ्वी का केंद्र हो गया। इस पृथ्वी के केंद्र से जब हम इसके पृथ्वी के इस बिंदु पे मिलाएंगे तो एक रेखा बनेगा, और ये जो रेखा बन रहा है इसे ही हम क्या कहते हैं, अक्षांश कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? यहां वही लिखा गया है कि पृथ्वी के किसी भी बिंदु से, तो पृथ्वी का ये किसी भी बिंदु से, ठीक है, पृथ्वी के किसी भी बिंदु से केंद्र से, ये हो गया आपका केंद्र से रेखा खींचे, तो ये रेखा हमने खींच दिया इस प्रकार से। खींचने पर जो कोण बनेगा, ये जो आपका कोण बना, जिसको आप क्या कहें, अक्षांश कहें, यही आपका क्या हो गया, आपका अक्षांश हो गया। अब बताइए कोई दिक्कत है, कोई दुख दर्द? कोई दुख दर्द नहीं होगा अब आपको। यानी ये अक्षांश कितना है, 5 डिग्री नॉर्थ है। अक्षांश मतलब एंगल, अक्षांश एक प्रकार से कोणीय दूरी है। तो ये कैसी दूरी आपको बतला रही है, एंगल डिस्टेंस को बतला रहा है, यानी कि ये कैसी है, अब ये 5 डिग्री नॉर्थ, ये आपका एक कोणीय दूरी है। तो अब आप एक बात बतलाइए, इस प्रकार से आपने जो 5 डिग्री नॉर्थ बनाया, उसी प्रकार इधर भी आपका 5 डिग्री नॉर्थ बनेगा। यानी यहां से आप एक लाइन मिलाएंगे केंद्र से इसके पृथ्वी के 5 डिग्री पे। अब आप इस समान एंगल को, अब आगे चलते हैं, देखिएगा यहां पढ़िएगा, समान कोण वाली रेखा को, ठीक है ना, समान कोण वाली रेखा को, तो देखिए ये हो गया समान कोण, ये हो गया आपका 5 डिग्री, ये भी हो गया आपका 5 डिग्री, समान कोण हो गया। चलिए, समान कोण वाली रेखा को मिलाने वाली रेखा को, अब ये देखा, ये जो समान कोण है इसको क्या किया गया, इस प्रकार से हम मिला दिए एक रेखा से, ठीक है। मिलाने वाली जो रेखा है उसको आप क्या कहते हैं, अक्षांश रेखा कहते हैं या अक्षांश वृत्त। ये आप 2D में कहेंगे रेखा, और इसे अब जब आप 3D में देखेंगे तो इसे आप कहेंगे अक्षांश वृत्त। तो आपने क्या किया, इसको जो मिलाया तो ये हो गया आपका इस प्रकार से 3D का व्यू हो गया। यानी अगर मैं एक फ्रेस यहां पर आपको बना करके दिखाऊं, ये आपका जो हो गया 0 डिग्री विषुवत रेखा, और ये आपका 5 डिग्री नॉर्थ था, और ये आपका 5 डिग्री नॉर्थ था। तो इस प्रकार से जब आपने इसको मिलाया तो ये आपका 3D व्यू में हो गया, आपका क्या बन गया, अक्षांशीय वृत्त। अब चीजों को समझिएगा सर, इसको समझिए, जो आप अभी 0 डिग्री का जो रेखा ऐसा ही खींच दे रहे वो ऐसा ही नहीं आया, अभी आपने अक्षांश को पढ़ लिया है तो वैसे ही निकला है वो भी। कैसे, तो देखिएगा, ये हो गया आपका पृथ्वी। अभी जो आप यहां पे ऐसे खींच रहे हैं लाइन को, 0 डिग्री विषुवत रेखा ऐसे ही खींचा आपने, तो ये ऐसे ही नहीं खींचा, आपने क्या किया, केंद्र में एक बिंदु लिया और पृथ्वी का ये वाला पॉइंट लिया, और पृथ्वी का ये वाला पॉइंट को लिया, और इसको आपने मिला दिया, ये वाला, ठीक है ना, इस प्रकार से मिला दिया, और ये आपने मिला दिया। तो ये आपका क्या बन गया, ये एक अक्षांश बना। ये कितना डिग्री का अक्षांश है, 0 डिग्री का अक्षांश है। और ये जब आप रेखा को मिला दिए, समान एंगल को आपने इस प्रकार से जब मिला दिया तो ये अक्षांश रेखा बन गया 2D में, और इसी को आप 3D में क्या कहेंगे, अक्षांश वृत्त। यानी कि अगर मैं इसको 3D में बनाऊं तो ये कैसे दिखेगा, तो देखिएगा ये आपको किस प्रकार से दिखता है, आप ध्यान से देखिएगा भाई। चलिए, ये आपको इस प्रकार से दिखेगा, ये 0 डिग्री वाली जो विषुवत रेखा है, ठीक है ना, ये इस प्रकार से आपको बन गई है। ये क्या बन गया आपका, 0 डिग्री विषुवत रेखा। उसी प्रकार यहां पर आपका कहीं 30 डिग्री नॉर्थ होगा, ठीक है, यहां पर भी आपका 30 डिग्री नॉर्थ होगा बिल्कुल होगा। तो उसी प्रकार यहां पर भी आपको इस प्रकार से क्या बनेगा, आपका अक्षांश वृत्त बनेगा 30 डिग्री का। तो ये क्या बन गया आपका, 30 डिग्री का अक्षांश वृत्त बन गया, ठीक है ना। ये क्या बन गया आपका, ये आपका क्या बना, 30 डिग्री का, 30 डिग्री नॉर्थ का, ये आपका अक्षांश वृत्त बन गया। उसी प्रकार नीचे भी तो होगा, नीचे भी आपका हो सकता है 30 डिग्री साउथ, 30 डिग्री साउथ। तो यहां पर भी आपका इस प्रकार से क्या बनेगा, आपका अक्षांश वृत्त बनेगा। ये हो गया 30 डिग्री साउथ। तो आपने देखा होगा फिगर में, आप इस प्रकार से देखते भी हैं, यहां पर देखिए इस फिगर को देखिएगा, इस प्रकार से आपको 3D में देखने को मिलेगा। ये 60 डिग्री हो गया, जो भी है, ठीक है, इस तरह से आपको मिलता है ना पृथ्वी में, आप जब देखते हैं तो इस प्रकार से आपको देखने को मिलता है, इस प्रकार से रेखा। तो ये क्या रेखाएं हैं आपको अब आप समझ में आ रहा होगा। लेकिन एक बात याद रखना है, पृथ्वी में इस प्रकार की कोई रेखा खींची नहीं गई है, ये एक इमेजिनरी, एक काल्पनिक रेखा है। इसे हम लोग खींच करके क्या किए, ज्योग्राफी के बारे में पूरी आइडियाज लिए हैं, जानकारी लिए हैं, ठीक है। चलिए, ये हो गया अक्षांश रेखा और अक्षांश रेखा और अक्षांश के बारे में, शेप के बारे में सब कुछ क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं अब आगे बढ़ते हैं तो जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाया, बताया गया है क्या, कि जो 0 डिग्री अक्षांश वृत्त है सबसे लंबी त्रिज्या है। तो भाई ये भी आपको समझ में आ रहा होगा, ये जो 0 डिग्री है
अब आपको पता है जो सबसे वृत्त में जो सबसे बड़ी जो त्रिज्या होती है जो सेंटर से पास करता है, तो इसकी जो त्रिज्या देख लीजिए। अब इसकी जो त्रिज्या यहाँ पे जो अक्षांश रेखा बना, इसकी जो त्रिज्या होगी और इसकी जो त्रिज्या किसकी सबसे ज्यादा होगी, या यहाँ से कोई वृत्त बना लीजिए, यहाँ से बना लीजिए, तो जो केंद्र से पास होती है वही सबसे लंबी त्रिज्या होती है, यानी कि इसकी लंबी त्रिज्या होगी 0 डिग्री। ये तो मैथ का आपका टॉपिक है। चलिए, तो यहाँ पे वही लिखा गया है जो 0 डिग्री अक्षांश वृत्त की सबसे लंबी त्रिज्या है। 0 डिग्री अक्षांश वृत्त समझ में आ रहा है? 0 डिग्री अक्षांश वृत्त अगर कहा जा रहा है यहाँ पे, तो 0 डिग्री अक्षांश वृत्त कहने का मतलब क्या आपको समझ में आ रहा है, मैं ये बताइए। 0 डिग्री अक्षांश वृत्त कहने का मतलब है आपका विषुवत रेखा की बात की गई है, यानी आपकी भूमध्य रेखा की बात की गई है, यानी कि आपका इक्वेटर लाइन की बारे बात की गई है। क्लियर है यहाँ पे? चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। जब विषुवत वृत्त से ध्रुव की ओर जाते हैं, यानी कि बनाते चलेंगे फिगर से ही आपको सारा पॉइंट। ये हो गया आपका विषुवत वृत्त, और विषुवत वृत्त ये आपका क्या है, ध्रुव हो गया, 90 डिग्री नॉर्थ हो गया ये आपका उत्तरी ध्रुव, और ये हो गया आपका 90 डिग्री साउथ आपका दक्षिणी ध्रुव, यानी कि साउथ पोल हो गया ये आपका, ठीक है, ये हो गया साउथ पोल, ये हो गया आपका नॉर्थ पोल। तो जब आप विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जा रहे होते हैं तो आप हमें बताइए अक्षांश वृत्त की जो त्रिज्या है, या आप इसको रेखा 2D में बोलेंगे तो उसकी क्या हो रही है, रेखा की लंबाई क्या देख रही है। देखिए जब आप यहाँ पर थे इसकी लंबाई ये है, और जब यहाँ पे तो जब आप विषुवत वृत्त से ध्रुव की ओर आ रहे हैं तो लंबाई क्या हो रही है, अक्षांश रेखा की लंबाई क्या हो रही है, घट रही है। कब? जब आप 0 डिग्री से 90 डिग्री को आ रही है, यानी कि उच्च अक्षांश इसे हम कहेंगे और इसे हम निम्न अक्षांश कहेंगे। तो उच्च अक्षांश से जब हम निम्न अक्षांश की ओर आएंगे तो क्या होगी, लंबाई घटेगी। उसी प्रकार त्रिज्या भी क्या होगी, घटेगी। भाई वृत्त हम 3D में इसको कहेंगे तो देखिए इसकी त्रिज्या ये हो गई, अब इसकी त्रिज्या ये हो गई, इसकी त्रिज्या भी हो गई, तो त्रिज्या भी घटती चली गई। तो अब आपसे कैसे भी सवाल पूछ सकता है कि अगर हम विषुवत वृत्त से ध्रुव की ओर जाएं तो अक्षांश रेखा की लंबाई या त्रिज्या क्या होगी, घटेगी। या आपसे पूछ सकता है कि अगर हम ध्रुव से विषुवत वृत्त की ओर आए तो अक्षांश रेखा या अक्षांश वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। देखिए त्रिज्या अब बढ़ती जा रही है ना। उसी बात देखिए यहाँ से अगर हम ध्रुव से विषुवत वृत्त की ओर आ रही है तो लंबाई भी बढ़ती जा रही है। या आपसे अगर पूछ ले कि हम अगर ध्रुव से यानी कि उत्तरी ध्रुव से अगर हम दक्षिणी ध्रुव की ओर जाते हैं तो अक्षांश रेखा कैसी होगी, तो सबसे पहले अक्षांश रेखा बढ़ेगी, फिर अक्षांश रेखा घटेगी। देखिए यहां से आए विषुवत वृत्त के पास अक्षांश रेखा बढ़ा, इसके बाद फिर घटना स्टार्ट हो गया। तो ये आपके कई तरह के टाइप के सवाल बनेंगे। अब इस टाइप के सवाल को आप बहुत अच्छे से बनाते कि ये सब चीजें हमने कवर कर रखा, बस मैं फटाफट आपको रिवाइज करके यहाँ पर रिकॉल करवा रहा हूँ कि आपको याद है कि नहीं है। यहां मैंने लिखा उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश, है ना। उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की ओर जाने पर अक्षांश रेखा की लंबाई बढ़ती है। सबसे छोटी अक्षांश रेखा, अब देखिएगा जो सबसे छोटी अक्षांश रेखा है अक्षांश वृत्त 89 डिग्री। और अब एक बात बताइए, अब ये जो आपका वृत्त है, ठीक है, ये आपका एक 0 डिग्री का अक्षांश रेखा हो गया। उसी प्रकार ये आपका 1 डिग्री का अक्षांश रेखा होगा। इस प्रकार से चलते चला जाएगा, इस प्रकार से चलते चला जाएगा, कहां तक जाएगा, 90 डिग्री तक। लेकिन एक बात बताइए, ये जो 90 डिग्री नॉर्थ जो आप देख रहे हैं और ये जो 90 डिग्री साउथ तो देख रहे हैं, यहां पर क्या कोई रेखा है? नहीं, ये तो एक पॉइंट है, ये एक आपका बिंदु है, ये आपका एक पॉइंट है। उसी प्रकार ये भी पॉइंट है। तो सबसे छोटी अक्षांश रेखा यानी कि सबसे स्मॉलेस्ट, है ना, स्मॉलेस्ट लैटिट्यूड लाइन या लैटिट्यूड वृत्त आपसे पूछ लिया जाएगा तो क्या होगा आपका 89 डिग्री नॉर्थ बोलेंगे या फिर 89 डिग्री साउथ। आप अगर उत्तर में जाएंगे तो 89 डिग्री का सबसे छोटा वाला रेखा होगा और ये आपका सबसे छोटा रेखा होगा या वृत्त होगा, अक्षांश वृत्त जिसे कहेंगे, लैटिट्यूड वृत्त कहेंगे। 89 डिग्री नॉर्थ या 89 डिग्री साउथ। वहीं यहाँ पे लिखा गया है कुल अक्षांश की संख्या कितनी है। तो भाई देखिए नॉर्थ में अगर हम चलते हैं सबसे पहले काउंट करते हैं तो कितना है, 1 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक। साउथ में चलते हैं तो 1 डिग्री से लेकर 90 डिग्री और ये आपका एक 0 डिग्री वाला लाइन हो गया। तो यहाँ से 1 से 90 चले तो कितना 90 लाइन हो गया, यहाँ 90, यहाँ पर 1 है तो कितना या 90 90 80 और 1 81। ये क्या है आपका, ये अक्षांश है। ये क्या है आपकी अक्षांश है, यानी ये आपकी एंगल हो गई है। हाँ, लेकिन आपसे एग्जाम में पूछता है अक्षांश रेखा, ठीक है ना, एंगल लाइन कितना है आपका या लैटिट्यूड लाइन कितना है। तो भाई मैंने अभी बताया कि जो 90 डिग्री नॉर्थ पे और 90 डिग्री साउथ पे ये क्या है आपका पॉइंट है, यानी कि ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री काउंट नहीं करेंगे। तो 181 में अगर हम 2 माइनस कर देते हैं तो 179 आपका अक्षांश रेखा आ जाता है। बताइए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। यहाँ पे इसको हम हटा दे रहे हैं। अब होप्स हो कि आपको सब कुछ क्लियर होते जा रहा होगा। देखिए फटाफट रिवीजन करना है ना हमें, क्योंकि पढ़ चुके हैं हम लोग बहुत डिटेल में ही। तो यहाँ पे वही लिखा गया अक्षांश रेखा आपका 179 है और 181 आपका कुल अक्षांश है। अक्षांश वृत्त और अक्षांश रेखा हमेशा क्या होते हैं, एक दूसरे के समानांतर होते हैं।
जैसे कि आप यहाँ से अब खींच रहे हैं जो भी अक्षांश रेखा या अक्षांश वृत्त, क्या सभी एक दूसरे के समानांतर है। ये जो गैप क्या होते हैं, बराबर होते हैं। कितना होता है, 111 किलोमीटर होता है। इसका इसके जोन को हम क्या नाम देते हैं, इसको हम कटिबंध का नाम देते हैं। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़िए भाई, ये सब चीजें हमने पढ़ रखा। दो अक्षांश रेखा के बीच के भाग को कटिबंध या जोन कहते हैं। दो अक्षांश रेखा के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। चलिए, ये हो गया अक्षांश वृत्त 3D व्यू में। अब जो आपकी पृथ्वी, आप जो यहाँ पे फटाफट जो करके इस प्रकार से आप जो बना रहे थे, पृथ्वी ऐसी नहीं है भाई। देखिए, अब इसको पहले आपको समझिए, दो चीजें मैं आपको बता दूं। देखिए, एक चीज तो आपको पता है कि लाइन हम इस प्रकार से एक खींच सकते हैं, ठीक है। एक लाइन आप ऐसे भी खींच सकते हैं। अब आपके मन में आ रहा होगा सर क्या लाइन हम ऐसे तिरछा नहीं खींच सकते? खींच सकते हैं, लेकिन हमको अभी ये दो लाइन के बारे में पता है भाई, ठीक है। हमें नहीं पता तिरछा लाइन के बारे, ठीक है। तो ये कैसा है, ये आप अगर रेखा को देख रहे होंगे, इसको ये कैसा लग रहा है, ये लकड़ी मान के चलिए, आपने लकड़ी को ऐसे रख दिया, तो ये लकड़ी आपको सोया हुआ नहीं दिख रहा, सोया हुआ नहीं दिख रहा हुआ। सोया हुआ को आप लेटा हुआ नहीं बोल सकते, यानी कि इसे ही हम क्या नाम दे रहे थे, लैटिट्यूड। और ये कैसा आपका खड़ा है, खड़ा है, खड़ा है, लंबा लंबा खड़ा है, यानी कि लॉन्गिट्यूड इसे कहते हैं, यानी कि इसे देशांतर। तो हमारी जो पृथ्वी आप देख रहे हैं ना, इस पृथ्वी में इस प्रकार से आपको रेखाएं दिखने को मिलेगी, एक लेटा हुआ और एक इस प्रकार से खड़ा हुआ, ठीक है ना। ये हम 2D में बना दिया, यही आपको 3D में इस प्रकार से दिखेगा। आप बोल रहे होंगे सर ऐसा तो फिगर हमको नहीं दिखता, दिखेगा, ऐसा दिखता है ना आपको, बोलिएगा कि नहीं बोलिएगा, बिल्कुल बोलिएगा। ऐसा आपको दिखता है कि नहीं दिखता? बिल्कुल दिखता होगा, बोलिए बोलिए बोलिए, जल्दी बोलिए। उसी वजह आपको ऐसा दिखता है कि नहीं दिखता? ऐसे 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 नहीं दिखता आपको? नहीं दिखता। तो ये क्या हो गया, खड़ा खड़ा रेखा, इसे हम बोलेंगे देशांतर, यानी इसे हम क्या कहेंगे, लॉन्गिट्यूड। और ये जो सोया सोया हुआ जो रेखा है, इसे कहेंगे अक्षांश, यानी कि इसे कहेंगे लैटिट्यूड। अब हम आपको दिखा देते हैं एनसीईआरटी का फिगर, ताकि अब आपको विश्वास हो जाएगा कि हम जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं, कि है कि नहीं भाई। चलिए इसको हटा दे पहले, भाई हट जा। चलिए हो गया। अब आइए इस फिगर को देखिएगा, देखिए ये वाली फिगर को देखिएगा, ध्यान से देखिए। यहां पर आपको दो रेखाएं दिख रही है। एक बार इस प्रकार से एक सोया हुआ रेखा है, ब्लैक कलर का जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये आपका सोया हुआ रेखा है, इस प्रकार से देखिए गोला। ये 3D का एक्चुअल, ये देखिए ये सारे इसी प्रकार से गोलाकार है भाई। ये पीछे वाला पार्ट आपको नहीं दिख पा रहा है, ये समझिए आपको, यही मैं आपको समझाना चाह रहा था। ये वाला आप जो देख रहे हैं ना, ये आपको नहीं दिख रहा। ये देखिए 0 डिग्री विषुवत रेखा है, इस प्रकार से ये आपका आया 0 डिग्री विषुवत रेखा। ये आपका इस प्रकार से घुमा हुआ 20 डिग्री, समझ में आ रहा है? ये आपका इस प्रकार से गोला। तो ये हो गया आपका क्या, ये आपका सोया हुआ रेखा, यानी आप इसे क्या कहेंगे, लैटिट्यूड कहेंगे। लेकिन अब आपको कुछ रेखाएं देखिए इस प्रकार से, ये आपका 0 डिग्री वाला देशांतर रेखा है। इसके जस्ट अपोजिट मैंने बताया था कितना जाएगा, ये आपका 180 डिग्री, 180 डिग्री ईस्ट या 180 डिग्री वेस्ट। अब ये देखिए ये आपका एक रेखा है, ये आपका इस प्रकार से यहाँ मिलेगा, क्योंकि ये देखिए जो चपटा पार्ट है ये उधर घुसा हुआ है, ये अंदर घुसा हुआ है। ये वाला जो पार्ट आपका यहाँ उभरा हुआ दिख रहा है ना, तो पृथ्वी झुकी हुई है ना, इसी कारण ये वाला पार्ट आपको अभी दिख रहा, लेकिन ये जो अंदर वाला पार्ट नहीं दिख रहा। तो ये आएगा यहाँ जाकर के मिल रहा, ठीक है। उसी प्रकार देखिए ये आ रहा है यहाँ पर आकर के मिल रहा। एक मिनट भाई, एक मिनट, हाँ चलिए। तो ये आपका जो पार्ट आया, इधर से एक और रेखा है, यहाँ पे आके मिल रहा है, ये आपका 0 डिग्री। तो ये जो आपका यहाँ मिल रहा है ना, ये वाला पॉइंट अंदर ये घुसा हुआ, उस साइड घुसा हुआ, पेपर के अंदर घुसा हुआ, इस पेपर के अंदर घुसा हुआ, क्योंकि पृथ्वी झुकी हुई है। तो आप देखिए दो रेखा देख लिया आपने, सोया हुआ और ये रेड कलर में खड़ा हुआ, यानी कि लॉन्गिट्यूड। चलिए ये हो गया आपको प्रूफ, मैंने आपका एनसीईआरटी का ये फिगर भी दिखला दिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये इस तरह का से आपका फिगर क्यों दिख रहा है ना, देखिएगा समझिएगा। जो आपकी पृथ्वी का हम लोग जो इस प्रकार से बना करके आपको दिखा दे रहे थे, ऐसे यहाँ पर ला के मिला दे रहे ना, ऐसे करके, तो पृथ्वी ऐसे नहीं है भाई, पृथ्वी झुकी हुई है। पृथ्वी झुकी हुई कैसे, तो देखिएगा हम लोग ऐसे बना देते हैं, लेकिन ये अब देखिएगा ये आपका एक एक्सिस है, ठीक है। ये आपका क्या है, ये आपका 0 डिग्री विषुवत 0 डिग्री का ये विषुवत रेखा, ठीक है, इक्वेटर लाइन है। लेकिन पृथ्वी आपकी झुकी हुई है, देखिएगा पृथ्वी को मैं अभी झुका रहा हूं यहाँ पे, ये आपका पृथ्वी यहाँ से ऐसे झुकी हुई है। ये 23.5 डिग्री आपको मैंने बतलाया है, ये क्या है, अक्ष से झुकी हुई है। 23.5 डिग्री क्या है आपकी, झुकी हुई है, ठीक है। 23.5 डिग्री क्या है आपकी, झुकी हुई है। ये 23.5 डिग्री, ये आपका क्या है, अक्ष है ना, ये एक एक्सिस है। तो इस एक्सिस से 23.5 डिग्री झुकी है, और ये 36 से कितना झुका हुआ, 66.5 डिग्री। तो अब आपको जो आपको पृथ्वी जो दिखेगी ना, अब ऐसे दिख रही है, यानी कि ये जो आपको फिगर आपको जो एनसीईआरटी में दिखा ना, अब आपको ये फिगर ऐसे बनाया गया, देखिएगा ध्यान से। ये हो गया पृथ्वी का फिगर, ये हो गया आपका विषुवत रेखा, यानी 0 डिग्री। यानी ये जो आप पार्ट देख रहे हैं ना, ये जो उत्तरी ध्रुव यानी कि नॉर्थ पोल,
यानी ये वाला आप यहाँ पे ये वाला देख पा रहे हैं, ठीक है ना, ये वाला आप देख पा रहे हैं, ये वाला जो यहाँ दिख रहा है ये यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, लेकिन ये जो दिख रहा है ये क्या अंदर है, ये देखिए इसके अंदर है, इसलिए आप इसको नहीं देख पा रहे हैं, ठीक है। ये हमने तो भाई 2D में बनाया है, वो फिगर लिया गया है 3D में। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। देखिए ये आपको खुद करना है, ये सब कुछ रिवीजन मैं करवा रहा हूँ, लेकिन ये आपको करना है खुद से, तब जा करके आप परफेक्ट होइएगा जीके के सेक्शन में और चीज़ें आपको याद रहेगी, नहीं तो 2 दिन के बाद सब कुछ भूल जाइएगा। तो अभी देखिए यहाँ पे वही लिखा गया कि जो पृथ्वी अपने अक्ष से कितना झुकी हुई है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। पृथ्वी ऐसा सीधा नहीं है, ठीक है ना, पृथ्वी ऐसा सीधा नहीं है, पृथ्वी देखिए ऐसे आपकी झुकी हुई है, यहाँ से टिल्टेड है 23.5 डिग्री, और 36 से कितना 66.5 डिग्री। तो अभी एक चीज़ और समझ लीजिए, जैसे कि अभी हम लोग पृथ्वी को ऐसे बना रहे थे, तो ये आपका 0 डिग्री हो जा रहा था, तो हम क्या कर रहे थे, ये आपका उत्तरी गोलार्ध यानी कि इसे हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कर रहे थे, और ये आपका क्या हो जा रहा था, सदर्न हेमिस्फीयर, इसको आप क्या कर रहे थे, सदर्न हेमिस्फीयर। लेकिन पृथ्वी तो ऐसी है नहीं भाई, ठीक है ना, ऐसी है नहीं, और यही कारण हम लोग समझ नहीं पाते लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड को। पृथ्वी हमारी कैसी है, तो पृथ्वी को अभी मैंने आपको बताया कि पृथ्वी आपको ऐसी झुकी हुई, यानी कि पृथ्वी आपका ऐसा झुका हुआ, क्योंकि सिंपल सा फंडा है ना, अगर आपका ये जो आपका इक्वेटर लाइन है, आप पृथ्वी को इधर घुमाए हैं तो ये इक्वेटर लाइन भी तो इधर घूमेगा, यानी ये यहाँ पे आ जाएगा, तो ऐसे खींचा मैंने, तो वही मैंने ये दिखाया इक्वेटर लाइन। तो अब आपका जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है भाई, तो ये आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का ये वाला पार्ट, ठीक है, और ये आपका सदर्न हेमिस्फीयर हो गया ये वाला पार्ट। तो जब सूर्य की किरणें आएगी ना, तो इस साइड जब यहाँ पर रहेगी, तो जून वाला टाइम पे यहाँ पे पूरा देखिए सदर्न नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ज़्यादा आ रहा, तो गर्मी का मौसम, यहाँ पे तिरछे किरणें आती है, इसलिए सदर्न हेमिस्फीयर में यहाँ पे ठंडा का मौसम, और दक्षिणी ध्रुव में अभी रोशनी मिल ही नहीं रही है, इसलिए यहाँ पर अंधेरा होता है, रात का मौसम होता है, यानी 6 महीना यहाँ पर अंधेरा ही रहेगा। उसी प्रकार यहाँ पे भी 6 महीना अंधेरा रहता है, ये हमने आपको समझा दिया क्लास में। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई अब हम लोग। हाँ, तो अब यहाँ पे आएंगे, पृथ्वी को बांटेंगे कुछ पार्ट वाइज पार्ट में, ठीक है ना। पृथ्वी को अब हम लोग बांटेंगे यहाँ पे, सबसे पहला एक लाइन खींचते हैं जिसको हम लोग कहते हैं 0 डिग्री भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा या इक्वेटर लाइन। देन हम लोग 23.5 डिग्री झुका हुआ जो है। अब एक चीज ये समझिए, जो अभी मैंने आपको बतलाया कि जो आपकी पृथ्वी है इस प्रकार से झुकी हुई है, ये आपका कितना झुका हुआ, 23.5 डिग्री, ठीक है। ये किधर से झुका हुआ, नॉर्थ से, तो ये साउथ साइड में भी तो है, ये आपका क्या है, सदर्न हेमिस्फीयर है, ये आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, तो यहाँ पे 23.5 डिग्री साउथ से भी तो झुका होगा। उसी प्रकार 36 से ये कितना झुका हुआ है, 66.5 डिग्री, तो यहाँ से 36 से भी 66.5 डिग्री, तो ये साउथ में भी है और ये आपका नॉर्थ में भी है, ठीक है। तो 4 रेखा अभी मैं आपको वही बनाऊंगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये कहाँ से बन रहा है, ये रेखा अब आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो ये आपका 23.5 डिग्री नॉर्थ से जो झुका हुआ, ये मैंने आपको बना दिया है। उसी प्रकार 23.5 डिग्री आपका साउथ से भी झुका होगा, ये आपको दिखा दिया मैंने। फिर आपको मैंने बताया था कि 66.5 डिग्री 66 से जो बन रहा, 36 से जो हॉरिजेंटल से बना रहा था, ये आपका 66.5 डिग्री साउथ से बन रहा था, ठीक है भाई, ठीक है सर। और क्या 0 डिग्री से यहाँ जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, और ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ये नॉर्थ कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, साउथ कहलाएगा। इतने भागों में हमने क्या किया, पृथ्वी को बांट दिया है। अब ध्यान से सुनते चलिएगा, इसे हमने क्या कहा, इसे हमने विषुवत रेखा कहा, इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे, इक्वेटर लाइन कहेंगे, ठीक है भाई। इसे हमने क्या कहा, कर्क रेखा, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। कैसे याद रखेंगे, तो भाई ये 0 डिग्री के ऊपर है, आप किसी के ऊपर रहते हैं तो कर्क रखा के, चेस्ट एकदम टाइट करके कड़क रहते हैं खड़ा, ठीक है, याद हो गया। अब ये वाली रेखा को क्या कहेंगे, मकर रेखा, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ये हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये क्या हो गया आपका, अंटार्कटिक वृत्त, ठीक है ना, सॉरी आर्कटिक वृत्त है ये हो गया आपका आर्कटिक वृत्त, इंग्लिश में भी इसे आर्कटिक सर्कल ही कहते हैं। और ये हो गया आपका अंटार्कटिका, ठीक है ना, अंटार्कटिका वृत्त, इंग्लिश में भी इसे आप कहेंगे अंटार्कटिका सर्किल। और ये आपका क्या हो जाएगा, आपका उत्तरी ध्रुव यानी कि नॉर्थ पोल, और ये हो गया आपका साउथ पोल, ठीक है, ये हो गया आपका साउथ पोल यानी कि दक्षिणी ध्रुव है। क्लियर है भाई। अब ये जो आपका 23.5 डिग्री से 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 23.5 डिग्री साउथ वाला जो एरिया है, इसे आप क्या कहते थे, उष्ण कटिबंध। अब इसको इतना ही हम डिटेल कर पाएंगे यहाँ पे क्योंकि रिवीजन कर रहे हैं, यानी कि इसे हम कहा था ट्रॉपिक जोन, ठीक है भाई। ये वाला पार्ट क्या था आपका, ये वाला पार्ट को हम लोग कहे थे शीतोष्ण कटिबंध। क्या कहते हैं हम लोग इसे, शीतोष्ण कटिबंध। कटिबंध समझ में आया ना, 2 अक्षांश के बीच के जो भाग को हम क्या कहते हैं, कटिबंध या जोन कहते हैं, यानी इसे हम क्या कर रहे थे, टेम्परेट जोन, यानी ये भी आपका क्या हो जाएगा, आपका टेम्परेट जोन यानी कि शीतोष्ण कटिबंध। तो ये आपका कहाँ से कहाँ, 66.5 डिग्री नॉर्थ है, और ये आपका 23.5 डिग्री नॉर्थ, यानी 23.5 डिग्री नॉर्थ और 66.5 डिग्री नॉर्थ, और इधर आपका हो गया 23.5 डिग्री साउथ, और ये हो गया 66.5 डिग्री साउथ वाला जो जोन है आपका शीतोष्ण हो गया। ये आपका जोन कौन सा हो गया,
ये वाली आपकी जोन कौन सी हो गई, तो ये वाली जोन आपकी हो गई शीत कटिबंध, यानी फ्रीज है, यानी यहाँ पे केवल बर्फ ही बर्फ जमा हुआ। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, पृथ्वी को बांट दिया। आपने देख लिया पृथ्वी को हमने बांट दिया। अब इसको हम हटा दे रहे हैं। और ये कैसे हुआ, उष्ण कटिबंध, सूर्य का परपेंडिकुलर आना, ये सब चीज़ हमने रिवीजन क्लास में हमने करवा रखा है डिटेल में। कल ही हमने करा था, हालांकि वो वीडियो यूट्यूब पे मैंने नहीं डाला क्योंकि बहुत डिटेल है वो वीडियो। चलिए तो ये पार्ट हमने देख लिया भाई, यहाँ पे हमने बांट दिया पृथ्वी को सारी चीजें। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ क्या कि पृथ्वी जो है ना सीधी नहीं है। सीधी क्यों नहीं है, अगर झुकी नहीं होती ना पृथ्वी, तो अगर झुकी नहीं होती तो क्या होता ना, कभी भी सूर्य, तो क्या होता, जो 12 घंटे का दिन होता और 12 घंटे का रात होता, अगर पृथ्वी झुकी हुई नहीं रहती। और मौसम हमेशा सब जगह एक ही समान रहती है, यहाँ गर्मी है वहाँ गर्मी है, जहाँ ठंडा वहाँ ठंडा। तो सोचिए जितना ज़्यादा जहाँ गर्मी है तो पूरा जीवन भर गर्मी, तो कितना दिन वहाँ पे जनसंख्या चलती, समझ पा रहे हैं ना भाई। गर्मी वाला वैसा गर्मी, मतलब आपको 12 महीना, ठीक है ना, वही गर्मी फील करनी है, जून वाली गर्मी, तो क्या जीवित रह पाइएगा। ठंडा सेम एकदम वही जनवरी दिसंबर वाली ठंडा, क्या आप 24 महीना बर्दाश्त कर पाइएगा, नहीं कर पाइएगा। तो जीवन संभव नहीं है। तो पृथ्वी भाई भगवान जी ने देखिए इस प्रकार से सिस्टम ही करके रखा हुआ। तो पृथ्वी के झुके होने के कारण ही पृथ्वी क्या है, कभी सूर्य के पास आती है तो गर्मी का फील हमें होता है, गर्मी का मौसम आता है, जैसे ही दूर जाती है तो हमें ठंडे का भी मौसम होता है। ये हमने आपको दिखलाया भी था, कैसे दूर होती है कैसे पास आते हैं ये। अब देखिए पृथ्वी कितनी डिग्री झुकी है, 23.5 डिग्री आपकी झुकी हुई है। सूर्य की स्थिति बदलता रहता है। अब एक चीज ये देख लेना आपको, जो सूर्य की स्थिति जो है ना, सूर्य की स्थिति यहाँ से यहाँ तक क्या होती है, सूर्य की स्थिति बदलती है। यहाँ पे इसके लंबवत कब कब आती है, तो एक 21 मार्च को आती है और एक आपका 23 सितंबर को आती है। यहाँ पर सूर्य कब आता है, तो ये आपका आता है 21 जून को आता है। और यहाँ पर कब आता है आपका सूर्य, 22 दिसंबर को आता है। बाकी इससे ज़्यादा हम यहाँ पे डिटेल नहीं करेंगे। इसको डिटेल करने के लिए आपको क्लास देखना होगा पूरा, ठीक है। आगे बढ़िए भाई, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर वही दिखाया गया है कि जो देखिए ये सूर्य इसके जस्ट परपेंडिकुलर है, ठीक है। कब है, 23 सितंबर और 21 मार्च। देखिए कहने का क्या मतलब था ना, कि ये जो जोन है आपका, यानी ये कर्क रेखा से लेकर के ये आपका जो मकर रेखा वाला जोन है, इस स्थिति में सूर्य जो है ना कभी यहाँ पे क्या होती है, परपेंडिकुलर आती है। तो जो विषुवत रेखा पे है सूर्य 2 बार परपेंडिकुलर आती है, एक आपका 23 सितंबर को और एक 21 मार्च को। ये 23 सितंबर और 21 मार्च को जब विषुवत रेखा पे आपका जब सूर्य यहाँ पर एकदम जस्ट परपेंडिकुलर इसके ऊपर खड़े होते हैं, तो जो दिन और रात होती है ना वो एकदम बराबर होते हैं। 12 घंटे का दिन, 12 घंटे का 12 घंटे का दिन और 12 घंटे का रात, इसे ही हम कहते हैं इक्विनॉक्स या फिर विषुव। यानी कि आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि इक्विनॉक्स का मतलब क्या है, तो आप समझ जाइएगा इक्विनॉक्स का मतलब ये नहीं है कि दिन छोटा रात बड़ा दिन छोटा, यानी दिन और रात एकदम इक्वल होगा। कब होता है इक्विनॉक्स, 21 मार्च और 23 सितंबर को। अब जब सूर्य यहां पर आ जाएगी तो सूर्य की रोशनी यहां पर परपेंडिकुलर, यानी भीषण गर्मी है। अगर गर्मी है तो भाई इस जोन यानी कि उत्तरी गोलार्ध में दिन कैसा होगा, बड़ा होगा या छोटा होगा, तो दिन बड़ा होगा, रात कैसी होगी, छोटी होगी। अब यहाँ जो दक्षिणी गोलार्ध में जो किरणें आ रही है, तिरछी आ रही है, तो तिरछी किरणें आ रही है भाई, तो गर्मी काफी कम लगेगी, हमें ठंड का मौसम है। यानी ये जो जून के महीना में जो सूर्य भगवान यहाँ गर्मी बरसा रहे हैं उत्तरी गोलार्ध में, यहीं दक्षिणी गोलार्ध में, ऑस्ट्रेलिया में, अफ्रीका के चिल्ली वगैरह में, यहाँ पे ठंडे रजाई ओढ़ करके अभी सोए हुए वहां पे जून वाले में, आप जाके देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया में। तो यहाँ पर रात कैसी होगी, बड़ी होगी, यहाँ दिन बड़ी होगी अभी। अब यही केस अगर हम लोग आ जाते हैं सूर्य भगवान को लेकर के दिसंबर में, यानी सूर्य भगवान अब अगर यहाँ आ जाते हैं यानी दिसंबर में, तो यहाँ पे अब भरपूर लंबे परपेंडिकुलर सूर्य बरसा रहे हैं अपनी रोशनी से। तो गर्मी यहाँ पर है, गर्मी यहाँ, तो यहाँ पे दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, दिन बड़ा होगा रात छोटा होगा। अब इधर चलिए, उत्तरी गोलार्ध में तिरछा किरणें हैं तो यहाँ पे ठंडा होगा, ठंडा है तो रात बड़ा और दिन छोटा होगा। चलिए ये भी कंसेप्ट मैंने आपको क्लियर कर दिया मजे तरीके से। बाकी इसको तो हमने बड़े डिटेल से ही आपको समझाया है भाई, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं हम लोग आगे। यहाँ पे वही बातें लिखी गई है कि जो ऊर्ध्वाधर है यानी वर्टिकल से 23.5 डिग्री, यानी कि झुकी हुई जो पृथ्वी है आपकी, ये अक्ष से बोल सकता है या ऊर्ध्वाधर से, वर्टिकल से कितना 23.5 डिग्री, क्षैतिज से कितना 66.5 डिग्री पृथ्वी झुकी हुई है। 21 मार्च और 23 सितंबर को मैंने बताया कि सूर्य ठीक विषुवत रेखा के क्या होते हैं, जस्ट उसके ऊपर होता है, और इस समय पूरे पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं। इस घटना को इक्विनॉक्स विषुव कहते हैं। ये सारी चीजें यहाँ पे मैंने लिख दिया जो मैंने अभी आपको कहानी बतलाई है भाई। चलिए दिन रात का बड़ा होना कहाँ कैसे, दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध। अब यहाँ पर आते हैं, ये आपका जून वाला जो कंसेप्ट था, इस पर इतना हमें ज़्यादा यहाँ पे करना नहीं। अब आते हैं देशांतर की बात करते हो। देशांतर आपको पता है कैसी कैसी रेखा, खड़ी खड़ी रेखा। अब ये जो खड़ी खड़ी रेखा जो आप देख रहे हैं देशांतर की, जब आप बात करते हैं तो देखिए ये जो आपकी पृथ्वी है,
ये आपका क्या हो गया आपका, ये 0 डिग्री विषुवत रेखा, ये आपका एक 0 डिग्री देशांतर रेखा, ये खड़ी रेखा, तो इसे हम क्या करें 0 डिग्री देशांतर रेखा। अब यहाँ से इस प्रकार से 1 डिग्री आई, ये हो गया आपका 2 डिग्री, ये हो गया 3 डिग्री, ये हो गया 4 डिग्री। उसी प्रकार इधर से आपका 1 डिग्री, ये भी 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री। ठीक है भाई। लेकिन इससे पहले आपको ये मैं बता दूं कि आपने जैसे कि 0 डिग्री का जो विषुवत रेखा खींचा तो ये आपका नॉर्थ हो गया था, ये आपका साउथ हो गया। उसी प्रकार पृथ्वी को 2 बराबर भागों में हमने बांटा, ईस्ट और वेस्ट में, तो ये बांटने वाला आपका ये 0 डिग्री देशांतर रेखा था। यानी इधर जो भी कंट्री होंगे ये आपका ईस्टर्न कहलाएगा और इधर जो भी कंट्री होगा आपका वेस्टर्न कहलाएगा। ठीक है भाई। तो उसी प्रकार हम लोग देशांतर रेखा भी खींचेंगे तो 1 डिग्री ईस्ट, 2 डिग्री ईस्ट कह करके काम करेंगे। बिल्कुल। तो चलिए फिर से, तो हमने क्या किया, ये 0 डिग्री विषुवत रेखा, ये आपका एक 0 डिग्री देशांतर रेखा हमने खींच दिया, ये आपका 0 डिग्री देशांतर रेखा हो गया। ठीक है ना, ये 0 डिग्री देशांतर रेखा हो गया। अब इसके साथ हमने यहाँ पे 1 डिग्री देशांतर रेखा खींचा, ये आपका 2 डिग्री देशांतर रेखा। तो ये आप क्या लिखेंगे 1 डिग्री वेस्ट, ये हो गया आपका 2 डिग्री वेस्ट। उसी प्रकार से 3 डिग्री, 4 डिग्री वेस्ट, 5 डिग्री करते करते कितना आएगा इधर पे 180 डिग्री आपका, ये क्या हो गया आपका वेस्ट हो गया। ठीक है ना। उसी प्रकार इधर से आप खींचेंगे 1 डिग्री ईस्ट, 2 डिग्री ईस्ट, 3 डिग्री ईस्ट, तो ये सब क्या आपका 1 डिग्री ईस्ट हो गया, ये आपका 2 डिग्री ईस्ट हो गया। ऐसे खींचते 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 फाइनली ये कितना होगा आपका 180 डिग्री ईस्ट। ठीक है। लेकिन ये आप 3D में जब देखेंगे तो इसको आप क्या करेंगे, ये जो आपका 180 डिग्री जो वेस्ट है और ये जो आपका 180 डिग्री जो ईस्ट है, इसको ध्यान से समझिएगा। अब हम आपको 2D में समझा रहे हैं और इसको कैसे 3D में आपको समझना है उस पर आप ध्यान दीजिएगा। चलिए, अब ये आपका जो मैंने लाइन खींचा है यहाँ पे इस प्रकार से, ये आपका 0 डिग्री का देशांतर रेखा हो गया। अब इस साइड जो भी होगा आपका क्या होगा, ये आपका ईस्ट होगा और इस साइड जो भी होगा आपका क्या होगा वेस्ट होगा। यानी ये आपने जो लाइन खींचा ये क्या हो गया आपका 1 डिग्री ईस्ट हो गया, उसका ये आपका क्या हो गया 2 डिग्री ईस्ट हो गया। उसी प्रकार से लाइन इस बार खींचते खींचते आपका कितना आएगा, ये आपका 180 डिग्री ईस्ट आएगा। उसी प्रकार यहाँ से एक लाइन आप खींचेंगे तो आप लिखेंगे 1 डिग्री 1 डिग्री वेस्ट लिखेंगे आप, 1 डिग्री ये आपका वेस्ट हो जाएगा। उसी प्रकार एक और लाइन खींचेंगे तो ये आपका 2 डिग्री वेस्ट हो जाएगा। खींचते खींचते आप इधर एक लाइन खींचेंगे 180 डिग्री वेस्ट। अब इसको आप मोड़िए, यहाँ से ऐसे मोड़ेंगे और इसको भी ऊपर, कागज है भाई ऐसा समझिए, इस प्रकार से कागज आपने रखा है तो इसको आप मोड़ते हैं ना, सिलेंड्रिकल आकार बनाएंगे तो इसको भी इधर से भी फोल्ड करेंगे, आप इसको उठा के इधर से फोल्ड करेंगे। तो आपने जो इसको फोल्ड किया है, ठीक है, आपने इसको जो फोल्ड किया है इधर से उठा करके दोनों साइड को 180 डिग्री ईस्ट को उठाया और 180 डिग्री वेस्ट को उठाया, तो एक जगह ये दोनों आकर के मिलेंगे। तो 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट क्या हुआ, दोनों एक जगह एक लाइन ही बन गए। ये 2 लाइन हमने 2D में दिखाया, लेकिन जब आप 3D में देखेंगे तो ये दोनों एक लाइन बनेंगे और ये जो एक लाइन बनेगा किसके ऊपर आएगा, इस 0 डिग्री के ऊपर आएगा। क्योंकि मैंने आपको बतलाया था कि 3D में ये आपका इस प्रकार से बनता है, ये 0 डिग्री रेखा है तो इसके अपोजिट कितना बना है 180 डिग्री ईस्ट, या आप बोलेंगे 180 डिग्री वेस्ट, क्योंकि 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट कोई अलग नहीं, ये दोनों एक ही रेखा है। ठीक है, क्लियर हुआ भाई यहाँ पे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बाकी इसमें हमने बहुत ही डिटेल चीजें आपको बतला रखी है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग कहाँ बढ़ना था, हाँ, तो हमने आपको ये बतलाया कि जो 0 डिग्री रेखाएं हैं, यानी ये जो 0 डिग्री की रेखा है, इस 0 डिग्री के जस्ट अपोजिट कितना डिग्री का देशांतर रेखा है 180 डिग्री। अब ये 180 डिग्री क्या हो सकता है, ईस्ट भी हो सकता है और 180 डिग्री क्या हो सकता है, वेस्ट भी हो सकता है। अब हम इसको हटा रहे हैं और आपसे फटाफट जो सवाल पूछे जा रहे हैं उसको आप बताते चलिएगा, ध्यान से देखना है भाई। रिवीजन क्लास है ये आपका, ये कोई यहाँ पे डिटेल क्लास नहीं चल रही, इसलिए इसी प्रकार से रिवीजन होती है। अब हम बात करेंगे 0 डिग्री देशांतर रेखा के कितने अपोजिट होंगे, देशांतर रेखा बताइए तो 180 डिग्री। अब ये 180 डिग्री क्या हो सकता है, ईस्ट भी हो सकता है और ये 80 डिग्री क्या हो सकता है, वेस्ट भी हो सकता है। अगर मैं आपको 2 डिग्री का पूछ दूं तो देखिए ये इसका सम बताइए कितना है, 180 डिग्री है, तो 2 डिग्री ईस्ट में अगर बोलूं, यानी कहने का क्या मतलब आपको समझ में आ रहा, समझिएगा ध्यान से। ये आपका 0 डिग्री का रेखा आपने खींचा तो इसके जो अपोजिट जो बनेगा ये क्या होगा आपका 180 डिग्री। तो अगर मैं यहाँ पर 2 डिग्री, एक मिनट, ये आपका मैंने 2 डिग्री ईस्ट खींच दिया तो इसकी जो अपोजिट यहाँ पे जो ये बनेगा ना, ये कितना डिग्री का बनेगा, ये आपका 178 डिग्री वेस्ट बनेगा, क्योंकि 178 डिग्री और 2 मिलके कितना होगा 180 डिग्री, तो 178 डिग्री वेस्ट ये आपका अपोजिट उसके देशांतर रेखा होगा। तो आपको समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि आपसे एग्जाम में ऐसे पूछा जाएगा, आपके एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे कि 30 डिग्री ईस्ट देशांतर रेखा के जस्ट अपोजिट कौन सी देशांतर रेखा होगी। तो भाई 30 डिग्री ईस्ट है तो इधर आपका 150 डिग्री वेस्ट आएगा, यानी ये जो पृथ्वी है ये आपका 0 डिग्री देशांतर रेखा हो गया, ये आपका 30 डिग्री, ये आपका 30 डिग्री ईस्ट है, तो इसके अपोजिट जो बन रहा होगा देशांतर रेखा ये कौन बन रहा है, कितना डिग्री का होगा, 150 डिग्री वेस्ट का होगा। ठीक है,
बस यही कहने का मतलब है। अब कितना भी आपसे पूछ लेगा तो आप बना लेंगे, मतलब उसको वृत्ताकार बनाना, तो वृत्ताकार बनाने के लिए उसके जस्ट अपोजिट कौन सा देशांतर रेखा होगा, यही आपसे एग्जाम में पूछता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग देशांतर रेखा में। तो ये सब चीज़ें हमने देख ली भाई, ये हो गया उत्तरी यानी कि ये हो गया आपका पूर्वी गोलार्ध हो गया, ये हो गया आपका पश्चिमी गोलार्ध, यानी इसको ईस्टर्न हेमिस्फीयर, हो गया आपका वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ठीक है, इसको हो गया आगे। अच्छा, अब एक चीज़ ये भी याद रखना आपको कि ये जो 0 डिग्री आप जो देशांतर रेखा खींचा है, ठीक है ना, तो ये जो देशांतर रेखा आपने जो खींचा है 0 डिग्री का, देखिएगा ये जो आपने पृथ्वी का इस प्रकार से आपने बनाया, अब ये जो 0 डिग्री आपने खींचा है ना, ठीक है, अब ये जो पृथ्वी है, एक मिनट भाई, देखिए ये जो आपकी पृथ्वी है, ठीक है, अब ये आपका क्या है, सूर्य है, ये आपको समझ में आ रहा है, ये क्या आपका सूर्य है। अब इस सूर्य के चारों ओर क्या है, आपकी पृथ्वी देखिए घूम रही है, इस प्रकार से इसकी झुकाव है, देखिए इस प्रकार से इसकी क्या झुकाव है, और इसकी झुकाव ये है, और इसकी झुकाव ये है, ठीक है भाई, ये झुकी हुई है पृथ्वी। अब एक तो पृथ्वी अपने इस प्रकार जो झुकी हुई अपने अक्ष के अराउंड क्या होती है, गोल गोल घूमती है, कितना समय लगता है, 24 घंटा समय लगता है इसको। और दूसरा काम क्या कर रही है, ये पृथ्वी इस प्रकार से इस सूर्य की परिक्रमा भी कर रही है, तो ये परिक्रमा करने में कितना समय लगता है, 365.25 दिन का समय लगता है। अब इस 365.25 दिन को अगर मैं बोलूं तो इसको मैं लिख सकता हूं 1/4, इसको 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा, 366। इसका मतलब ये कि ये जो एक दिन ऐड हुआ, यानी 4 साल के बाद जो हम लोग क्या करते हैं, लीप ईयर मनाते हैं, यानी फरवरी जो 28वां महीना होता है वो 29वां दिन का हो जाता है। बाकी अगर ये नहीं करेंगे तो क्या कैलेंडर में दिक्कत आएगा, ये हमने आपको बतला रखा है क्लासेस में, उसको ध्यान से आप देख लीजिएगा। अब आइए भाई आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। तो हमने ये बोला कि अब एक चीज हमें क्या बतलाना था जी, सूर्य क्या है यहाँ पे इस प्रकार से झुकाव, सूर्य के चारों ये पृथ्वी परिक्रमा कर रही है, ठीक है भाई, क्या बताना था, आगे यहाँ से चलते हैं, हमें बतलाना था आगे पीछे वाला कंसेप्ट। हाँ, तो ये देखिएगा, अब एक चीज हमें ये बतलाइए, जैसे कि ये आपका ये स्टेशन है, ये रुकी हुई स्टेशन, सूर्य भी क्या हुआ, रुका हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे ट्रेन इसको क्रॉस कर रही है स्टेशन को, तो सबसे पहले क्या होगा, ये इंजन वाला बॉगी यानी कि ये जो ड्राइवर है इसको ये स्टेशन दिखेगा। उसी प्रकार अब ये जो पृथ्वी है, ठीक है ना, ये पृथ्वी क्या करती है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। तो देखिए अब पश्चिम से पूर्व की ओर जो घूमने के कारण ना, ये वाला जो पार्ट है, इधर वाला जो रीजन है ना, यानी कि जो पूर्वी साइड में है, यानी कहने का मतलब ये जो पृथ्वी है इसको बीचों बीच एक जो रेखा 0 डिग्री का देशांतर रेखा खींचे, इधर क्या हो जाएगा, ईस्ट होगा, यानी ईस्ट में जितना देश है इसको सबसे पहले सूर्य दिखेगा, क्योंकि पृथ्वी जो घूमती है पश्चिम से पूर्व की ओर, यही कारण है। यानी जैसे कि ट्रेन इसको देख ले रहा है स्टेशन को, सबसे पहले कौन, जो इंजन में बैठा हुआ यानी ड्राइवर साहब, उसी प्रकार ईस्टर्न साइड में जो भी देश होंगे उसको सबसे पहले क्या दिखेगा, आपको सूर्य दिखेगा, उसके बाद आपको पश्चिम वाला, क्योंकि बाद में ये फिर घूम के इधर आएगा, ठीक है। तो ये कंसेप्ट हो गया, इसीलिए ईस्टर्न साइड में जो भी कंट्री होंगे वो समय के अकॉर्डिंग आगे चलेगा, वहां पे जो भी चीजें चलेगी, जो भी सिस्टम होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं भाई, ये मुझे बतलाना था यहाँ पे। अब आगे बढ़ते हैं, आगे 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 क्या बतलाना हमें, आगे ये बतलाना था, ये आगे पीछे वाला कंसेप्ट हो गया। अब आइए किसी, अच्छा, अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा का यूज हम किस लिए करते हैं, तो भाई हमें आपको बतलाना था, आपको बताया था कि किसी देश की स्थिति अगर हमें जाननी है तो, जैसे कि आपके क्लास में इस प्रकार से आपने टेबल बैठा रखा है, ठीक है, इस प्रकार से आपने टेबल लगा रखा है, यहाँ पर एक स्टूडेंट बैठा हुआ है, एक स्टूडेंट यहाँ बैठा हुआ है, एक स्टूडेंट यहाँ, एक स्टूडेंट यहाँ, एक स्टूडेंट यहाँ, एक स्टूडेंट यहाँ, और एक स्टूडेंट यहाँ। आपको सर्च आउट करना है इस स्टूडेंट को, ठीक है। तो आप हमें बताइए इस स्टूडेंट को कैसे सर्च करेंगे। ये आपका क्या है, फर्स्ट रो हो गया, ये आपका सेकंड रो हो गया, और ये आपका थर्ड रो हो गया, ठीक है ना, ये आपका थर्ड रो, ये आपका सेकंड रो, ये आपका फर्स्ट रो, तो ये आपका क्या हो गया, आपका ये रो हो गया। तो अगर मैं आपको बोल दूं कि सेकंड रो में जो लड़का है वही लड़का को चुन के लाइए, तो सेकंड रो में आप जब गए तो ये भी मिल गया भाई, ये भी मिल गया है और ये भी मिल गया, तो किसको उठाइएगा बताइए, कंफ्यूजन है, अभी आप कंफ्यूज में ही रहिएगा कि हम किसे उठाएं भाई, है कि नहीं, किसे आप उठाएंगे, इन तीनों में से किसी को भी आप समझ नहीं पाइएगा कि आपको किसको उठाना है। तो यहाँ पे फिर से मैं बना दे रहा हूँ भाई। चलिए, तो अब अगर मैं आपको बोल दूं ये आपका क्या है, कॉलम है, यानी ये आपका फर्स्ट कॉलम है, ये आपका सेकंड कॉलम है, ये आपका थर्ड कॉलम। अगर मैं आपको बोल दूं सेकंड रो में जाना है और आपको सेकंड कॉलम में जाना है, यानी कि सेकंड रो में तो चले गए हम, ठीक है, ये लाइन मैंने खींच दिया मोटा करके, और सेकंड कॉलम फर्स्ट कॉलम ये आपका सेकंड कॉलम, यानी कि सेकंड कॉलम इस प्रकार से लाइन खींच रहे हैं। अब देखेंगे कि कहाँ कट्टम कुट्टिम हुआ है, तो देखिएगा कहाँ पर रो और कॉलम कट रहा है, तो देखिए ये रो इधर है और ये कॉलम इधर है, तो यहाँ पे कट रहा है, यानी ये वाले लड़का को हमें उठा करके लाना है। तो उसी प्रकार ये जो ग्लोब है, इस ग्लोब में, इसको हटाइए पहले, इस ग्लोब में मैं आपको अगर कोई भी कंट्री खोजने को बोल दूं, ठीक है ना, जैसे ये रहा आपका पृथ्वी, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पे दिख रहा है ये आपका एशिया हो गया, ये आपका यूरोप हो गया, ये आपका अफ्रीका है, इधर आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये आपका
इधर आपका दक्षिणी अमेरिका, इधर आपका उत्तरी अमेरिका है। ठीक है भाई, यहाँ आपको दिख नहीं रहा, चलिए यहाँ पे तो आपको दिखेगा ना, यहाँ पे तो आपको दिखेगा भाई, ये तो बना ही रखा मैंने फिगर, देखिए यहाँ आपको दिख रहा है, ये आपका एशिया हो गया, ये आपका यूरोप हो गया, ये उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका, ये अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। अब मैं आपको बोल दूं ऑस्ट्रेलिया में एशिया में इंडिया कहाँ है, तो इंडिया कहाँ मैं आपको बोल दे रहा हूँ इस प्रकार से कि इंडिया का जो लोकेशन है, ठीक है ना, इंडिया का जो लोकेशन है मैं आपको बता रहा हूँ 8 डिग्री 4 मिनट। चलिए 4 मिनट को भी हटाते, कंफ्यूजन नहीं करते हैं, एकदम रफ वैल्यू लेके चलेंगे। 8 डिग्री नॉर्थ से 37 डिग्री नॉर्थ है, ठीक है, एंड 68 डिग्री ईस्ट एंड 98 डिग्री ईस्ट तक ये आपका लोकेशन है। मुझे ये बताइए कि इस लोकेशन में कौन सा कंट्री आ रहा है। तो भाई ये क्या है, अब आपके लिए आसान नहीं हो गया? कैसे आसान हो गया, तो देखिएगा, आप क्या किए, इस ग्लोब में गए इस प्रकार से, ये आपका 0 डिग्री का देशांतर रेखा था, इसके ऊपर वाला पार्ट क्या होगा, नॉर्थ होगा, इसके नीचे वाला पार्ट क्या होगा, साउथ होगा। उसी प्रकार ये 0 डिग्री देशांतर रेखा इधर क्या होगा आपका, ईस्ट होगा, इधर क्या होगा आपका, वेस्ट होगा। ठीक है, ये 0 डिग्री देशांतर रेखा। आपको 8 डिग्री नॉर्थ पे चलना, तो 8 डिग्री नॉर्थ, ये आपका 8 डिग्री कहीं यहाँ पे आपका 8 डिग्री नॉर्थ आएगा। अच्छा अब एक बात बताइए, ये 8 डिग्री नॉर्थ और ये 37 डिग्री नॉर्थ, ये अक्षांश रेखा है, देशांत, ये आपका देशांतर रेखा नहीं है, ये लैटिट्यूड लाइन है। कैसे पता चला? क्योंकि लैटिट्यूड ही नॉर्थ और साउथ में हम लोग खींचते हैं, है ना जी, लैटिट्यूड को ही हम लोग नॉर्थ और साउथ में खींचते हैं, और देशांतर कहाँ जाता है, ईस्ट और वेस्ट में। ठीक है, चलिए क्लियर है। और कहाँ तक जाना, 37 डिग्री नॉर्थ, तो यानी कि 37 डिग्री कहीं यहीं पे आएगा, यानी कि ये हो गया आपका 37 डिग्री नॉर्थ। अब यानी कि इस लोकेशन में कहीं पर भी कोई एक कंट्री होगी। अब ये आप कैसे पता करेंगे कि इतने में तो यहाँ बहुत सारा कंट्री आएगा, इधर भी कोई कंट्री, यहाँ भी कोई कंट्री, यहाँ भी कोई कंट्री, कोई ना कोई तो कंट्री होगा। तो इसके लिए अभी आपके पास क्या चाहिए, एक देशांतर रेखा का भी एक बाउंड्री चाहिए। यानी कि आप यहाँ पर भी आपको कोई एक कंट्री मिलेगी, यहाँ भी कोई कंट्री होगी, यहाँ भी कंट्री होगी, यहाँ भी कंट्री, यहाँ भी कंट्री, कोई यहाँ 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 कंट्री कोई ना कोई तो मिलेगी भाई। इतना इस रेंज में तो इतना कंट्री आपको मिल रहा है, तो किस कंट्री को आप उठाइएगा या फिर किस कंट्री की बात की जा रही है? तो इसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, देशांतर रेखा होना चाहिए। तो क्या आपके पास देशांतर रेखा है? बिल्कुल देशांतर रेखा दिया हुआ आप देख सकते हैं। तो चलिए देशांतर रेखा को बनाते हैं हम लोग। देशांतर रेखा का मतलब आप समझ रहे होंगे क्या होता है, आपका ईस्ट और वेस्ट वाला कंसेप्ट है। चलिए, यानी अब आपका 68 डिग्री ईस्ट और 98 डिग्री ईस्ट, तो इधर वाला ईस्ट है, यानी कि यहाँ से एक रेखा खींच रहे हैं हम लोग 68 डिग्री, यानी ये आपकी रेखा कितनी हो गई, आपकी 68 डिग्री ईस्ट हो गई। अब एक खींचना है आपको 98 डिग्री ईस्ट, तो ये हो गया आपका 98 डिग्री ईस्ट। अब देखिएगा मजा, ये हो गया आपका 98 डिग्री ईस्ट। यानी अब आप देखिए ध्यान से कि आपको क्या लोकेशन मिल गया कि कहाँ की कंट्री, ये वाली जो कंट्री है यहाँ पर जो स्थित है, यहाँ पर आप जब देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा आपका इंडिया। ठीक है, तो ये आपका इंडिया का लोकेशन हो गया। अब देखिए इंडिया कहाँ स्थित है, हमें ये बतलाइए। तो इंडिया आपका कहाँ पे दिख रहा है, आप हमें ये बतलाइए ध्यान से देख करके, थोड़ा सा अच्छे से ध्यान देखिएगा। ये आपका क्या है, 0 डिग्री का देशांतर रेखा है, इसके ऊपर क्या है, नॉर्थ है। इंडिया कहाँ स्थित है, यहाँ स्थित है, यानी कि नॉर्थ में स्थित है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में। अब हमें ये बताइए 0 डिग्री की देशांतर रेखा ये क्या है आपका, इधर ईस्ट है, इंडिया यहाँ यानी ईस्ट में है, ईस्ट, यानी कि इंडिया कहाँ स्थित है, नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में, यानी कि उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में आपका भारत स्थित है। क्लियर हो गया भाई? तो इस प्रकार से हम अक्षांश और देशांतर रेखा का यूज करते हैं किसके लिए, किसी भी देश की लोकेशन का पता करने के लिए। चलिए ये क्लियर हो गया यहाँ पे। अब आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। तो ये पार्ट रिवीजन ऑलमोस्ट अब हम लोग कंप्लीट में पहुंच चुके हैं। ये हो गया पार्ट कंप्लीट। और किसी भी देश की स्थिति ग्रीनविच रेखा हमने 0 डिग्री से खींचा था, ये सब चीज़ें खत्म। अब हम लोग चलते हैं प्रैक्टिस में भाई, बहुत रिवीजन कर लिए हैं क्योंकि ये सब चीज़ें मेन था जो आपको बतलाना था। अब आइए एक एक करके प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। नीचे से ऊपर चलते हैं, ज़्यादा मज़ा आएगा। ठीक है, नहीं ऊपर से ही नीचे चलते हैं, ज़्यादा मज़ा आएगा भाई। पहला सवाल क्या बोला गया आपसे, ध्यान से पढ़ते चलिएगा। पहला सवाल आपको बोला गया क्या, क्या बोला गया भाई? पहला सवाल बोला गया आईएसटी। अच्छा आईएसटी को भी रिवाइज करवा दें, देखिए ध्यान से सुनिएगा। अब क्या हुआ था, ये जो 0 डिग्री देशांतर रेखा जो हमने खींचा था, कहाँ से खींचा था? तो इंग्लैंड का एक वेधशाला है जो ग्रीनविच से गुजरती है, जिसको हमने नाम दिया जीएसटी। यानी यहाँ से हमने फिक्स कर लिया कि यहाँ से जो भी कंट्री इधर होगी ईस्ट होगी, उस इधर आपका जो होगी वेस्ट होगी। और यहाँ आपका ग्रीनविच ये आपका एक मानक रेखा हो गया, यानी कि स्टैंडर्ड रेखा हो गया। यहीं से टाइम का डिसीजन होगा, यहाँ से जो टाइम है उससे आगे इधर कंट्री समय आगे चलेगा, इधर वाली कंट्री का समय क्या होगा, पीछे चलेगा। ठीक है, तो अब भाई भारत की जब हम लोग बात किए इस प्रकार से, ये भारत को देखा तो यहाँ से आपका एक रेखा और एक रेखा इधर खींचे हमने, यानी कि हमने जब भारत की जब हमने बात की इस प्रकार से, तो एक इधर देशांतर रेखा, एक यहाँ से गैप कितना आ गया, 30 डिग्री का गैप आया था।
और हमें क्या पता है कि 360 डिग्री पृथ्वी को घूमने में कितना समय लगता है? 24 घंटे का समय लगता है कि नहीं लगता? हमें बताइएगा। बिल्कुल। तो 1 डिग्री घूमने में, पहले हटाइए, 24 घंटा को मिनट में कन्वर्ट करिए। 360 डिग्री घूमने में कितना मिनट लगेगा? 24 घंटा में कितना मिनट? 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, इतना मिनट समय लगेगा। तो हमें बताइए 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगेगा? 24 गुना 60 बटे 360, इसको सॉल्व करेगा 6 छक 36, 6 चौके 24, यानी 4 मिनट का समय। यानी पृथ्वी को कहने का क्या मतलब है, समझिएगा। कहने का बस मतलब यह है कि पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। इससे मैं 15 से मल्टीप्लाई करूं तो 15 डिग्री घूमने में कितना लगेगा? 60 मिनट, यानी 1 घंटे का समय लगता है पृथ्वी को घूमने में। ठीक है भाई, चलिए ये क्लियर, ये आप याद रखेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। तो हमें ये एक बात बताइए कि ये जो आप गैप देख रहे हैं, ये आपका कितना है? 98 डिग्री, और ये है आपका 68 डिग्री ईस्ट, ये हो गया आपका 98 डिग्री ईस्ट। देशांतर रेखा, ये गैप कितना है? दोनों के बीच का अंतर कितना? 30 डिग्री का अंतर है। यानी कि यहाँ पे जो दोनों के बीच का अंतर है 30 डिग्री का है। 30 डिग्री कहने का मतलब कितना घंटे का अंतर हो जाएगा? 2 आवर का, यानी कि एक, भाई 15 डिग्री में 1 घंटा होता है ना। 15 डिग्री घूमने में पृथ्वी में जो देशांतर रेखा इस प्रकार से है खींची हुई, यहाँ पे सारी रेखाएं। तो अभी सूर्य यहाँ पे अगर आया है अभी, ठीक है ना, सूर्य जस्ट यहाँ पर पहुंचा है, तो यहाँ पे सूर्य उदय हो गया है। सूर्य उदय हो गया, यहाँ पे सूर्य उदय हो गया है। तो यहाँ पे सूर्य उदय मान के चलते सुबह के 6 बजे हुआ अभी, लेकिन यहाँ तो सूर्य उदय अभी नहीं हुआ ना, इधर महाराष्ट्र गुजरात में। तो अभी यहाँ पे भाई सूर्य उदय हुआ नहीं, यहाँ पे तो रात है, अभी रात का मौसम, तो यहाँ पे सब सोए हुए हैं। तो अगर यहाँ की सरकार 6 बजे और 8 बजे यहाँ पर ऑफिस टाइम कर दे, ठीक है ना, सरकारी ऑफिस टाइम 8 बजे कर दे, तो ये लोग तो उठ करके आराम से चले जाएंगे। अब यहाँ 8 बज रहा तो यहाँ सुबह के 6 बज रहे होंगे, क्योंकि 2 घंटे का डिफरेंस हो, तो ये लोग अभी सो करके ही उठ रहे होंगे। तो ये लोग कैसे तुरंत, यानी कि अगर 8 बजे ही अगर सब जगह टाइम चलेगा, अगर गवर्नमेंट इंडिया सेंट्रल जॉब कर रहे होंगे, अगर 8 बजे ही टाइम अगर डिसाइड कर लो ऑफिस टाइम, तो ये 8 बजे वाला व्यक्ति कैसे जाएगा? तो इनको उठना ही पड़ेगा 4 बजे सुबह ही। और यहाँ तो अभी सूर्य अंधेरे में ही इनको उठना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तो अंधेरा है। इसीलिए क्या किया गया, तो हमने इसलिए क्या किया, ध्यान से सुनिएगा। अब हम आपको बतलाने वाले हैं। 1 मिनट भाई, इसको हटा देते पहले फटाक से। इसीलिए हमने क्या किया भाई, हमने देखा कि भाई ये इस तरह की दिक्कतें अगर आ रही है तो फिर कैसे काम चलेगा, ठीक है ना। वहाँ के लोग सोए हुए हैं, यहाँ के लोग अंधेरा में ही उठ के जाना पड़ रहा है, मस्त वाला काम ये लोग कर रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश वाले लोग, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, यहाँ से बीचों बीच एक रेखा खींचा यहाँ से, ठीक है ना, जो उत्तर प्रदेश होते हुए, मध्य प्रदेश होते हुए, आपकी उड़ीसा होते हुए, मध्य प्रदेश होते हुए, उड़ीसा होते हुए, आंध्र प्रदेश होते हुए निकलती है इंडियन स्टैंडर्ड। तो ये मानक समय, मैंने कहा ये 82.5 डिग्री बीचों बीच, क्योंकि ये आपका 68 डिग्री था, ये आपका इधर से 98 था, तो 68 प्लस 98 को 2 से डिवाइड करिएगा तो बीच में आएगा 82.5 डिग्री का एवरेज। तो मैंने बोला कि यहाँ पे जो टाइम हो रहा है उसी के अकॉर्डिंग पूरा का पूरा इंडिया में टाइम डिसाइड हो, यानी ये मानक समय हो गया, यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम हो गया ये। और ये आपका 0 डिग्री देशांतर रेखा जो इंग्लैंड के ग्रीनविच से जा रहा है, तो ये 0 डिग्री है, ये 82.5 डिग्री है। बाकी इतना ही अभी आप समझिए, इसको अभी हम डिटेल करके अभी एक क्वेश्चन लिए हुए हैं अभी प्रैक्टिस में, तो उसमें हम आपको समझा देंगे। बाकी भाई देखिए ये आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि आप मतलब जो रेगुलर हैं हमारे साथ अभी जो क्लास में एडमिशन लिए उनको तो समझ में आ ही रहा होगा। बाकी आप लोग के लिए भी मैं फ्री में जो आप लोग कर रहे हैं भाई, मैं आप लोगों के लिए भी इतना कुछ कर रहा हूँ, ऐसा बात नहीं। चलिए अब आइए सवाल के पास। सवाल क्या बोला गया साहब, सवाल आपको बोला गया है ये देखिएगा सवाल कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है ना, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यानी कि भारत मानक समय, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम एवं ग्रीनविच स्टैंडर्ड टाइम में अंतर हमें बतलाइए। अब आइए इसको हम पूरा बढ़िया से डिफाइन कर देते हैं, एकदम एक एक करके आपका दुख दर्द दूर कर देते हैं। देखिए पहले आप हमें क्या बताइए, जीएसटी और किसके बीच, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के बीच का अंतर हमें बतलाना। तो जीएसटी क्या होता है हमें बतलाया, हमने आपको बताया था, ये जो 0 डिग्री की जो रेखाएं हैं, ठीक है ना, जो 0 डिग्री का जो ये रेखा है कहाँ से गया है, आपका ग्रीनविच, जो आपका इंग्लैंड में जो ग्रीनविच है जहाँ पर वेधशाला, वहाँ से आपकी ये लाइन गई हुई है। इसे आपने क्या कहा, जीएसटी यानी कि ग्रीनविच स्टैंडर्ड टाइम कहा, ठीक है भाई। ये मेन आपका मानक समय स्टैंडर्ड टाइम है, यानी यहाँ से आपका जो है टाइम डिसाइड होगा। अगर यहाँ पर 12 बज रहा है दोपहर के, ठीक है ना, दोपहर का ये आपका 12 बज रहा है, मैं लिख दे रहा हूं यहां दोपहर, तो अब इधर जो भी कंट्री होंगे ये क्या होंगे, इसके आगे होंगे, यानी कि यहाँ पे शाम हो रहा होगा और ये इसके जस्ट पीछे चलेगा भाई। क्यों, क्योंकि सूर्य का वाला कंसेप्ट बताया था कि जो पृथ्वी है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं, तो जो पूर्व वाला जो देश है ये सभी पहले सूर्य से आगे मिलेंगे, इसलिए ये सभी आगे चलेंगे, सूर्य उदय यहाँ पे पहले हो जाएगा, ठीक है।
और ये आपका पीछे चलेगा, ठीक है इधर। तो यानी यहाँ पे क्या हो रहा होगा, आपका सुबह हो रहा होगा। ठीक है साहब, ठीक है साहब। अब आइए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। अब एक बात बतलाइए, अब हमें इसको हटा दे रहे हैं। अब आप ये बताइए, ये तो जीएसटी हो गया, ये जीएसटी आपका क्लियर है ना, जीएसटी हो गया। अब आपको क्या करना है, आईएसटी के पास जाना। तो आईएसटी में एक रेखा खींच दे रहा हूं, यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है। ये कितना इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, 82.5 डिग्री ईस्ट में है ना जी। ये आपका क्या है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है। कोई दिक्कत, कोई दुख दर्द, कोई दुख दर्द नहीं। 82.5 डिग्री क्या है, यानी भारत का मानक समय है, जो आपकी कहां से कहां गुजरती है। देखिए भाई, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के बारे में मैंने आपको बतला रखा है। जो आपकी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, जो आपकी तिथि रेखा के बारे में मैंने बताया था। अच्छा चलिए, उसमें अभी नहीं जाएंगे। आइए यहाँ पे आइए। 82.5 डिग्री जो आपके बीचों बीच यहाँ से जो गुजरी है आपके इलाहाबाद होते हुए, चलिए इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो आपकी गुजरी हुई है। तो अब आप हमको ये बतलाइएगा कि इसके बीच का जो पहले डिग्री में कितना अंतर है। तो 0 डिग्री है और आपको पास जाना कितना है, 82.5 डिग्री के पास। यानी अगर मैं, क्योंकि ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, यानी यहाँ पर जो समय हो रहा होगा ये पूरा समय इंडिया में होगा, क्योंकि ये मानक समय है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम रेखा है ये इंडियन स्टैंडर्ड, ये मानक रेखा है, ये स्टैंडर्ड लाइन है, मानक रेखा, ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का ये मानक रेखा है। यानी यहाँ पर जो टाइम होगा वही टाइम पूरे इंडिया में होगा, यहीं से डिसाइड किया जाता है। तो आप हमें यहाँ का टाइम बतला दीजिए तो हम इंडिया का टाइम जान लेंगे। तो भाई इतना तो हमें फिक्स पता है कि यहाँ दोपहर है, तो यहाँ पे तो भाई इससे ज़्यादा ही टाइम हो रहा होगा। ज़्यादा मतलब कि हम इससे आगे होंगे। क्लियर है, क्योंकि हम कहाँ है, ईस्ट के साइड में, इधर है हम लोग। यानी यहाँ पे जितने भी कंट्री ईस्ट में आएंगे वो सभी आगे होंगे। अब हम कैसे इसको कैलकुलेशन करेंगे, तो हमें पता है कि 360 डिग्री घूमने में 360 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है, 24 घंटे का समय लगता है। तो हमें बतलाइए 360 डिग्री को अगर मैं मिनट में कन्वर्ट करूं, 24 गुना 60 मिनट हो गया। अगर मैं आपसे 1 डिग्री घूमने का समय पूछ लूं पृथ्वी को, तो 24 गुना 60 बटे 360, ये कट जाएगा, 6 छक 36, 6 चौके 24, यानी 1 डिग्री घूमने में पृथ्वी को कितना समय लग रहा है, 4 मिनट का समय लग रहा है। यानी पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में कितना समय लग रहा है, 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लग रहा है पृथ्वी को घूमने में। क्लियर है। अब 1 डिग्री का तो आपको समय पता चल गया। तो मैं 1 को अगर 15 से मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना हो जाएगा, 15 डिग्री। तो 15 को यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 15 चौके क्या हो जाएगा आपका, 60 मिनट। यानी 15 डिग्री घूमने में 1 घंटे का समय लगता है। तो अब आइए रफ एक वैल्यू में आपको यहाँ पे मैं लिख कर दे देता हूं, जो आपको याद रखना है। क्या याद रखना है आपको, आपको ये याद रखना है, क्या याद रखना है कि 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लगता है पृथ्वी को। हाफ डिग्री घूमने में कितना समय लगेगा, 2 मिनट समय लगेगा। और 15 डिग्री घूमने में कितना समय लगेगा, तो भैया कितना समय लगेगा, 1 घंटे का समय लगेगा। कितना समय लगेगा, 1 घंटे का समय लगेगा। ठीक है, ये आपका वैल्यू याद रहेगा कि नहीं रहेगा, ये याद रहेगा आपको। चलिए अब आइए आगे। आगे हमें कहाँ चलना है, 82.5 डिग्री ईस्ट का में टाइम निकालना है। 0 डिग्री पे हमको टाइम दे दिया गया, ऐसे ही एग्जाम में दिया जाएगा भाई, कोई भी टाइम दे दिया हुआ रहेगा, आपसे पूछा जाएगा। और आपको पूछा गया है कि जो आपका जीएसटी है और जो इंडियन स्टैंडर्ड जो टाइम है, यानी जो ग्रीनविच इंग्लैंड में जो टाइम हो रहा है और जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में जो इंडिया में जो टाइम हो रहा है, उसके बीच का अंतर हमें बतलाइए। तो चलिए, कितने डिग्री का अंतर है आप हमें पहले ये बतला दीजिए। तो आपको पता है कितने डिग्री का अंतर है, तो 82.5 डिग्री का अंतर है। ठीक है साहब, 82.5 डिग्री का अंतर है, कोई बात नहीं। 0 डिग्री का ये हो गया आपका 82.5 डिग्री। ठीक है, अब आपको 15 डिग्री का मल्टीपल ले लीजिए, तो 15 चौके 60, 15 पच्चे 75, यानी कि ये आपका कितना आ गया, आपका ये 75 डिग्री ईस्ट हो गया आपका। ठीक है, तो ये कितना अंतर हो गया, ये आपका 75 डिग्री का अंतर हो गया। ये कितना का मल्टीपल है, 15 चौके 60, 15 पच्चे 75 होता है। तो यानी 15 पच्चे 75 या 15 डिग्री से मल्टीप्लाई किए तो आपका आ गया 75 डिग्री। यानी 15 डिग्री में 1 घंटा, तो 5 से मल्टीप्लाई, तो यानी कि 5 आवर का समय आ गया। कब, जब पृथ्वी 75 डिग्री कवर करने में यहाँ पे कितना समय हो रहा होगा, यानी यहाँ पे अगर 12 बज रहा था दोपहर का, तो यहाँ पे कितना बजेगा, शाम का 5 बज रहा। कहाँ पे, 75 डिग्री में। लेकिन इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का मानक रेखा क्या है, 82 डिग्री एंड हाफ। ठीक है, अब यहाँ पे कितना और बच गया समय, तो 75, 5, 80 और 2, यानी 7.5 डिग्री अभी और आपको कैलकुलेशन करना है। 7.5 डिग्री कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखिए 7 डिग्री है और हाफ डिग्री है। 7 डिग्री यानी कि 1 डिग्री के लिए कितना समय लगता है, 4 मिनट समय लगता है। तो 7 डिग्री के लिए कितना लगेगा, 28 मिनट समय लगेगा। हाफ डिग्री का अभी मैंने आपको बतलाया है 2 मिनट समय लगेगा। तो यहाँ पे कितना समय लगेगा, 2 मिनट। यानी अगर मैं आपसे पूछूं 7.5 डिग्री में कितना मिनट कवर करने में समय लगेगा, तो 28 2 30 मिनट का समय लगेगा। यानी ये टाइम कवर करने में कितना समय लग रहा है, इसको 30 मिनट का समय लग रहा है। यानी यहाँ पे कितना टाइम हो रहा होगा, 5.5।
तो अब आप समझ गए होंगे कि अगर आपसे पूछ लिया जाए जीएसटी और यानी कि ग्रीनविच स्टैंडर्ड टाइम और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के बीच का अंतर कितना है, 5.5 घंटा, लेकिन प्लस में या फिर माइनस में। तो भैया आपको अभी मैंने बताया आगे हैं हम लोग, ईस्ट में हैं, और यही आपको ऐसे दे देता अगर आपसे एग्जाम में, ये तो मैंने आपको ये पूछ लिया, अगर आपसे एग्जाम में ये पूछ ले तो अब ये याद रखिएगा -5.5 घंटा टिक करके आइएगा, क्योंकि ये 5.5 घंटा पीछे चलेगी, ठीक है, इधर वाले जो देश होंगे। क्लियर है भाई यहाँ पे? चलिए अब इसको हम यहाँ से हटाते हैं फटाफट। इसका आंसर आपको समझ में आ गया ना, 5.5 घंटा प्लस में, क्योंकि हम लोग क्या होंगे, आगे होंगे ईस्ट साइड। आपको ईस्ट दिया गया, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम दिया, तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का मतलब क्या है, 82.5 डिग्री ईस्ट होता है, ठीक है ना। यानी ईस्ट में जो कंट्री होंगे वो क्या होंगे, आगे ही होंगे, जो ग्रीनविच रेखा जो है वहां से। क्यों होती है, क्योंकि पृथ्वी जो आपका पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमा करती है, जिसके कारण जितने भी ईस्टर्न साइड में कंट्री है उनको सबसे पहले सूर्य दिखेगा, इसलिए जापान को कहा भी जाता हुआ उगता हुआ देश, ठीक है ना, क्योंकि सबसे पहले सूरज वहीं पे विजिट करती है भाई। चलिए ऐसे भी आप समझ सकते हैं। तो पहला सवाल क्लियर हो गया आपको। चलिए तो आपका यहाँ पर पहला सवाल क्लियर होता है। अगर इसके उत्तर पे हम लोग चले तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच स्टैंडर्ड टाइम के बीच का अंतर कितना आया, ये हो गया आपका इसका सही उत्तर, ठीक है। देखिए बीपीएससी ने 2001 में पूछा, जेपीएससी ने इसको रिपीट कर दिया 2010 में। अब आइए पूछा गया है दक्षिणी गोलार्ध में अक्षांश रेखा। देखिए भाई अक्षांश रेखा पूछा आपसे, तो सबसे पहले हमें यह बतला दीजिए कि अक्षांश रेखा होता क्या है सर। तो अभी आपको मैंने बतलाया, अभी जस्ट अक्षांश रेखा क्या होता है, अभी मैंने आपको इंट्रोड्यूस करके बहुत डिटेल में बताया था कि आपकी पृथ्वी के पास कोई भी एक बिंदु ले लीजिए, ठीक है, और ये पृथ्वी का केंद्र है। पृथ्वी के केंद्र से और पृथ्वी के कोई भी बिंदु से एक रेखा खींच दीजिएगा तो आपका क्या ये बन जाएगा, आपका ये अक्षांश बन गया है, ठीक है ना। कितना मान के चलते ये हमने 5 डिग्री नॉर्थ, क्योंकि ये भाई ऊपर है ना इसके 0 डिग्री से, तो नॉर्थ लिखा है हमने। अब उसी प्रकार ये समान एंगल यहाँ पर भी बनेगा 5 डिग्री नॉर्थ, बनेगा कि नहीं बनेगा इस प्रकार, अभी मैंने बताया। और यहाँ से मैं जब अगर इसको मिला दूँ तो ये वृत्त, तो इसको बोल देंगे 3D में, या इसको आप अक्षांश रेखा कहेंगे, ठीक है साहब, ये क्लियर हो गया। अब आपसे पूछा ये गया है, क्या क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि आप हमें बतलाइए कि जो दक्षिणी गोलार्ध है, ठीक है ना, यानी जो दक्षिणी गोलार्ध आप जो देख रहे हैं, दक्षिणी गोलार्ध में अक्षांश रेखा की कुल संख्या क्या है। तो चलिए सबसे पहले दक्षिणी गोलार्ध हमें बतलाइए कहाँ है, तो ये आपका 0 डिग्री हो गया, यानी ये हो गया आपका सदर्न हेमिस्फीयर। इंग्लिश में समझ गया क्वेश्चन, आपसे इंग्लिश में क्वेश्चन ये पूछा है कि आप हमें बतलाइए लैटिट्यूड लाइन या फिर लैटिट्यूड जो रेखा या लैटिट्यूड जो सर्कल है, ठीक है ना, हाउ मेनी लैटिट्यूड लाइन इन सदर्न हेमिस्फीयर, यानी दक्षिणी गोलार्ध में कितनी अक्षांश रेखा होगी। तो अगर मैं इसकी बात कर लूं यहाँ पे तो कितनी रेखा होगी आप हमें बतलाइएगा। एक ये 0 डिग्री हो गया इधर, ठीक है, उसी प्रकार आपका इधर आएगा 1 डिग्री साउथ आएगा, फिर आपका 2 डिग्री साउथ आएगा, ऐसे करते करते यहाँ पे आपका 80 डिग्री साउथ आएगा, फिर आपका 81 आएगा साउथ, 82 आएगा, करते करते ऐसे करते करते आपका क्या आएगा, लास्ट आपका आएगा 89 डिग्री साउथ। और जो 90 डिग्री साउथ आएगा ये तो क्या, ये तो पॉइंट है ना, ये तो बिंदु है, ये पॉइंट है, तो इसको तो हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। यानी कि 1 डिग्री साउथ से चलेंगे कहां तक, 89 डिग्री साउथ, तो कितना रेखा हो गया 89। लेकिन इस 0 डिग्री को भूल ना जाना, क्योंकि यहां से ही आपका सदर्न हेमिस्फीयर स्टार्ट होता है। तो 89 + 1, ये 1 कौन सा, ये 0 डिग्री, और ये 89 क्यों ले रहे हैं, 90 क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि 90 डिग्री साउथ वो एक पॉइंट है, वो एक रेखा नहीं है। अब यहाँ पे आपको समझ में आ जाना चाहिए, बहुत अच्छे से मैंने बतला दिया। मैं फिर से आपको बतला दे रहा हूँ, मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला आपको, मैंने क्या बोला आपको कि जो आपकी ये पृथ्वी है और ये जो आप देख रहे हैं सदर्न हेमिस्फीयर, यानी ये हो गया आपका सदर्न हेमिस्फीयर, हो गया कि नहीं हुआ बताइएगा, हो गया ये सदर्न हेमिस्फीयर। तो आप इसका यहाँ पे 0 डिग्री लिख रहे हैं, इस प्रकार से आप 1 डिग्री साउथ, 2 डिग्री साउथ, ठीक है ना, 2 डिग्री साउथ, 1 डिग्री साउथ, करते करते ऐसे ऐसे आप करते करते रेखा खींचे, फाइनली रेखा आप यहाँ पे खींच दिए हैं 85 डिग्री साउथ। उसी प्रकार फिर से रेखा आपने खींचा 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 और भी खींचा, ये फाइनली आपने 89 डिग्री साउथ खींचा, और फाइनली जो 90 डिग्री आपने साउथ खींचा वो कैसा है, आपका एक पॉइंट है, ठीक है ना, ये कैसा है, तो आपका एक पॉइंट है। तो ये तो पॉइंट हो गया, और आपसे क्या पूछा है, रेखा पूछा है, तो भाई पॉइंट को तो आप कंसीडर नहीं करेंगे, यानी 90 डिग्री साउथ को हम लोग कंसीडर नहीं कर रहे हैं। तो हम लोग कंसीडर किसको कर रहे हैं, 1 डिग्री साउथ से स्टार्ट करते हैं कंसीडर करना, कहां तक चलेंगे 89 डिग्री साउथ तक। तो कितना रेखा खींचे हमने, 89 खींचे भाई, लेकिन इस 0 डिग्री को भूल ना जाना, तो 0 डिग्री को भी काउंट करेंगे तो ये हो गया आपका 89 रेखा, और एक ये वाली रेखा यानी 89 + 1, यानी कितनी रेखा हमने खींचे 90 डिग्री, क्योंकि यहां से ही तो आपका सदर्न हेमिस्फीयर दक्षिणी गोलार्ध आपका स्टार्ट हुआ भाई। चलिए ये आप समझ गए होंगे अच्छे से।
तो इसका सही उत्तर आप देखिए, यहाँ हमने दक्षिणी गोलार्ध दे दिया, अब एग्जाम में आपको उत्तरी गोलार्ध दे देगा या नॉर्दर्न हेमिस्फीयर दे देगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपसे क्या पूछा जा रहा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 90। अब भाई आप एग्जाम में इतने तेजी में रहेंगे, या आप देखेंगे अक्षांश रेखा, तो अक्षांश रेखा में आप बोलेंगे अक्षांश तो 181 होती है भाई, रेखा सर ने बताया था 2 से माइनस कर देना 90 डिग्री साउथ को और 90 डिग्री नॉर्थ को, चलो 179 टिक करके आ जाएंगे। यहाँ हो जाएगा आपका गलती। आपसे यहाँ पूछा दक्षिणी गोलार्ध, आपने पूरी पृथ्वी की बात नहीं की गई है, या नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर की यहाँ पर बात नहीं की, केवल सदर्न हेमिस्फीयर के बारे में पूछा गया। अब आइए, अब बहुत सुंदर खूबसूरत सा सवाल, उच्च अक्षांश से आप निम्न अक्षांश की ओर जाने पर अक्षांश रेखा क्या होगा, घटेगा, बढ़ेगा, क्या होगा, या फिर आप परिवर्तित रहेगा, या फिर पहले घटेगा या फिर पहले बढ़ेगा। तो चलिए, उच्च अक्षांश और निम्न अक्षांश आपको समझ में आ भी रहा होगा, तो हम आपको समझा भी देते हैं। उच्च अक्षांश देखिए सिंपल सा कंसेप्ट है भाई। उच्च अक्षांश अगर हम कह रहे हैं, इसका मतलब कोई बड़ी तोप चीज नहीं है। देखिए, एक है आपका 0 डिग्री, ठीक है, और एक मैंने लिखा है 30 डिग्री, ठीक है। अभी आप बताइए कौन सबसे बड़ा है, 0 डिग्री या 30 डिग्री? आप कहेंगे सर 30 डिग्री। तो ये हो गया आपका उच्च अक्षांश, ये आपका क्या हो गया, उच्च अक्षांश। अरे भाई मैंने आपको अक्षांश का मतलब क्या बताया, एंगल ही तो बतलाया। तो ये कैसा हो गया, हाई एंगल हो गया, और ये कैसा हो गया आपका निम्न अक्षांश, ये हो गया आपका निम्न अक्षांश। निम्न अक्षांश कहने का मतलब क्या हो गया भाई, ये आपका क्या हो गया, लो एंगल, ये आपका क्या हो गया, लो एंगल। तो अब आपसे क्या बोला गया है, आपसे बोला गया उच्च अक्षांश, यानी कि हाई एंगल से लो एंगल के पास आप जाते हैं, ठीक है ना। तो आप हमें बतलाइए, तो आप हमें क्या बतलाइए, आप हमें ये बतलाइए कि जो अक्षांश रेखा है ना जी, ये अक्षांश रेखा जो है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो चलिए, अब समझ में आ गया ना उच्च अक्षांश और निम्न अक्षांश क्या होता है, पहले ये आपको समझा दिया मैंने। अब चलिए अक्षांश रेखा को लेके चलते हैं हम लोग, उसके बाद देखते क्या। तो पहले अभी हम लोग पहले पृथ्वी बना लेते हैं इस प्रकार से। ये आपका 0 डिग्री हो गया, 0 डिग्री का अक्षांश हो गया, ये आपका 1 डिग्री का अक्षांश हो गया, ये आपका 30 डिग्री नॉर्थ का अक्षांश हो गया, उसके बाद ये आपका 60 डिग्री नॉर्थ का अक्षांश हो गया, उसके बाद ये आपका 85 डिग्री नॉर्थ का अक्षांश हो गया, और फाइनली आपका 90 डिग्री नॉर्थ हो गया, ठीक है। उसी प्रकार ये आपका 1 डिग्री साउथ आपका मैं यहाँ पे खींच दिया हूँ, ये आपका 1 डिग्री साउथ हो गया। उसी प्रकार ये आपका भाई, इसके बाद आपका 30 डिग्री साउथ मैंने खींच दिया है। उसी प्रकार का 60 डिग्री साउथ खींच दिया है, और उसके बाद आपका मैंने 85 डिग्री साउथ, और ये हो गया आपका 90 डिग्री साउथ, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई दुख दर्द? कोई दुख दर्द नहीं है साहब। अब आइएगा, अब आपको क्या आना है, आपको क्या बोला गया है, उच्च अक्षांश से आपको जाना है निम्न अक्षांश की ओर। तो उच्च अक्षांश कहने का मतलब क्या है, हाई एंगल। तो हाई एंगल कहाँ है, यानी कि हाई एंगल आपका ये भी हो सकता है, क्योंकि 90 डिग्री नॉर्थ है हाई एंगल, और 90 डिग्री साउथ ये भी हाई एंगल। तो आप इसे भी उच्च अक्षांश कह सकते हैं, ठीक है, यानी हाई लैटिट्यूड कह सकते हैं। यानी हाई लैटिट्यूड, आपको बोला गया हाई लैटिट्यूड से अगर आप लो लैटिट्यूड में जाते हैं, तो जो आपकी लैटिट्यूड लाइंस जो है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, यानी आप उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश, तो ये भी आपका क्या है, हाई है, हाई लैटिट्यूड है, यानी आपका उच्च अक्षांश है। तो आप भाई इधर से आइए या आप इधर से जाइए, आप हमें बता दिए अक्षांश रेखा पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो चलिए कोई भी एक साइड आप ले लीजिएगा, हम लोग ले रहे हैं 90 डिग्री नॉर्थ को, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं इस साइड से, तो हम इधर से चलना स्टार्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा मोटा करते हैं हम इसको। चलिए, इधर से हम जब चल रहे हैं तो देखिएगा अक्षांश रेखा जो है इसकी लंबाई यहाँ पे इतनी थी, जब हम यहाँ पे पहुंचे 60 डिग्री में तो इसकी लंबाई और बढ़ गई, वाह भाई। जब मैंने 30 डिग्री नॉर्थ में पहुंचा तो इसकी लंबाई और भी बढ़ गई, वाह। उसके बाद जब मैं 1 डिग्री नॉर्थ में बढ़ा, भाई इसकी लंबाई तो और भी बढ़ गई। और जैसे ही मैंने जब 0 डिग्री में पहुंचा तो मैंने देखा भाई सबसे मैक्सिमम मेरी लंबाई तो यहाँ पे दिख रही है अक्षांश रेखा की। यानी जैसे जैसे मैं नीचे आ रहा था, है ना, जैसे जैसे मैं नीचे आ रहा था तो हमारी जो अक्षांश रेखा की जो लंबाई थी, हमारी जो अक्षांश रेखा की जो लंबाई थी वो क्या होती जा रही थी, बढ़ते जा रही थी। यानी अगर मैं यहाँ पे लिखूं इंक्रीज हुई है हमारी अक्षांश रेखा की लंबाई, तो कोई गलती है भाई नहीं। अब हम फिर से क्या करते हैं, और फिर हम यहाँ विषुवत रेखा से फिर नीचे गए, तो जैसे हमने 1 डिग्री साउथ पे आया तो भाई थोड़ा सा हमें ऐसा फील हो रहा कि कम सी गई है लंबाई। अभी मैं एग्जैक्ट पता नहीं कर पाया, जैसे 30 डिग्री साउथ में आया, ओ भाई ये तो हमारी लंबाई घट गई। फिर से मैंने जैसे यहाँ पे पहुंचा तो भाई लंबाई और कई और भी घट गई, और भी घट गई, और फाइनली यहाँ पे पूरी की पूरी पॉइंट सी हमने बन गई है। यानी आपने ये देखा, आपने क्या देखा कि जैसे जैसे हम उच्च अक्षांश से जब हम
उच्च अक्षांश से जब हम इस निम्न अक्षांश यानी 0 डिग्री पे अक्षांश पे पहुंचे तो हमारी जो अक्षांश रेखा है वो पहले बढ़ी, और फिर जब हम निम्न अक्षांश से जब हम उच्च अक्षांश की ओर गए तो हमारी फिर अक्षांश रेखा क्या हो गई, घटती चली गई। यानी पहली क्या हुई, इंक्रीज हुई, एंड देन फिर क्या हुई, आपकी डिक्रीज हुई। यानी पहले क्या हुई, आपकी बढ़ी, और फिर आपकी क्या हुई, घटी। तो ये ऑप्शन जस्ट यहाँ पर उल्टा लिख दिया गया है, कोई बात नहीं, इसको आप सही कर लीजिएगा। पहले क्या होगी, अक्षांश रेखा आपकी बढ़ेगी एंड देन फिर आपकी घटेगी। यही मैंने यहाँ पे ये लिखना था, क्योंकि देखिए क्वेश्चन खुद का बनाया गया सवाल है भाई। तो जब आप उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की ओर आए तो अक्षांश रेखा पहले क्या हुआ, आपका बढ़ा, ठीक है ना। तो पहले क्या होगा, आपका बढ़ेगा, यानी कि फर्स्ट इंक्रीज करेगा एंड देन फिर क्या करेगा, आपका डिक्रीज करेगा, यानी कि फिर क्या होगा, आपका घटेगा, यही होगा। तो इसका सही उत्तर आप क्या कहेंगे, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, ठीक है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी। कहीं भी कोई भी दिक्कत है भाई तो देखिए, आप अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि आप उच्च अक्षांश से 90 डिग्री से जब आप नीचे आए निम्न, तो भाई जैसे निम्न अक्षांश के 5 पहुंचे तो हमारी अक्षांश रेखा क्या हो गई, वो तो बढ़ती चली गई, और फिर जब निम्न अक्षांश से जैसे हम लो हाई अक्षांश की ओर गए तो ये घटती चली गई, ठीक है। तो पहले बढ़ेगी और फिर घटेगी। अब इसमें आपको जैसे भी पूछेगा आप बना लीजिएगा सवाल को। अब आइए अगला सवाल, सबसे छोटी अक्षांश रेखा है, यानी क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे जो पूछा गया है, आप बतलाइए कि सबसे छोटी अक्षांश रेखा क्या है। सबसे छोटी अक्षांश रेखा बतलाइए, 90 डिग्री, 0 डिग्री, 99 डिग्री, 180 डिग्री, क्या आप बतलाइएगा अक्षांश रेखा क्या होता है भाई। देखिए अभी हमने आपको बतलाया था, ये सभी क्या आपके अक्षांश रेखा है। ये आपका सदर्न हेमिस्फीयर में ये आपका 0 डिग्री है, तो ये आपका साउथ हो गया, ये आपका नॉर्थ हो गया। सबसे छोटी क्या होगी, आप हमें बतलाइए ना। तो यानी ये जो आया 89 वाला साउथ और 89 डिग्री नॉर्थ, यही सबसे छोटी अक्षांश रेखा होगा, क्योंकि 90 डिग्री वाला तो पॉइंट हो गया था, 90 डिग्री साउथ वाला तो पॉइंट हो गया था। तो क्लियर है ना, आप इसको आराम से बना लीजिएगा। तो सबसे छोटी अक्षांश रेखा क्या होगा, 89 डिग्री, या तो नॉर्थ बोलेंगे या 89 डिग्री साउथ कहेंगे। अगर ऑप्शन में देख लेना क्या है आपको, ऑप्शन में केवल 89 डिग्री हो तो 89 डिग्री ही कहेंगे, ठीक है। चलिए 90 डिग्री नहीं होगा, सबसे छोटी अक्षांश 0 डिग्री, सबसे बड़ी अक्षांश 90 डिग्री। तो आपका 90 डिग्री यहाँ पे कब है, वो सबसे बड़ी अक्षांश हो गई, ठीक है ना, हाई लैटिट्यूड होगा वो। लेकिन अगर आपसे बोल दिया जाए कि सबसे छोटी अक्षांश रेखा, यानी कि सबसे स्मॉलेस्ट लैटिट्यूड लाइन, तो लाइन कहाँ तक बनता है, 89 या तो नॉर्थ हो सकता है, 89 डिग्री साउथ हो सकता है। 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ क्या है, वो तो आपका एक पॉइंट है। अब क्षैतिज से पृथ्वी का झुकाव, बहुत इजी सा सवाल है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 23.5 डिग्री झुका हुआ। भाई गलती हो गया ना आपका, यही तो हम आपका देखना चाह रहे थे। देखिए आपसे क्या पूछा, सुनिए ध्यान से देखिए भाई, सवाल ऐसे ही फंसते हैं आप लोग। पृथ्वी झुकी हुई ऐसे 23.5 डिग्री अपने अक्ष से या ऊर्ध्वाधर से, इसको बोलेंगे वर्टिकल से, एक्सिस से झुकी हुई है। क्षैतिज या हॉरिजेंटल से कितना झुका हुआ है, 66.5 डिग्री। तो गलती ना करे भाई ऐसे ही। तो आप पहले देख ले कि क्या पूछा आपसे। अब एग्जाम में आपसे भाई पूछा था तो इजी पूछा था, ऊर्ध्वाधर यानी कि अक्ष से पूछा था, 23.5 डिग्री था। लेकिन यहाँ मैंने थोड़ा सा घुमा दिया सवाल को, ये आपका बन जाएगा 66.5 डिग्री, ठीक है। अब बतलाइए जून महीने में निम्न स्थानों में कहां पर दिन की अवधि अधिकतम होगी, जून में। देखिए बहुत खूबसूरत सवाल आपका उत्तराखंड पीसीएस में पूछा गया कि जून माह में निम्न में से कहां पर दिन की अवधि अधिकतम होगी। भाई जून के अधिकतम हमें अब कुछ नहीं करना क्या है भाई, जून महीना में जाना है और कहां पर दिन की अवधि अधिकतम होगी। दिन की अवधि अधिकतम है, यानी कि आपका जो डे है वो क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। पहले बतलाइए डे बड़ा कहाँ कब होता है, गर्मी के दिन में होता है, ठीक है। गर्मी हमारे, अब देखिए ऑप्शन में कोई इंडिया का ही सारा स्टेट है, तो इंडिया में गर्मी कब पड़ती है भाई, जून में गर्मी पड़ती है, मई में गर्मी पड़ती है, अप्रैल से, मार्च के बाद से स्टार्ट ही हो जाती है ना। चलिए ये आपको क्लियर हो गया। पहले आपको मैं पृथ्वी बना दे रहा हूं इस प्रकार से, ये हो गया आपका 0 डिग्री विषुवत रेखा, ठीक है साहब। ये हो गया आपका 8 डिग्री नॉर्थ, ये हो गया आपका 37 डिग्री नॉर्थ। भारत यहाँ से यहाँ पे बीच में स्थित है, ठीक है ना, यहीं से यहीं पे भारत स्थित है। अब देखिएगा ये आपका भारत का मैंने लोकेशन बना दिया, चलिए ठीक है, इसको हटाइए। अब आइए ये आपका हो गया 0 डिग्री नॉर्थ, ये 8 डिग्री को हटाते हैं पहले। अब मैं कर्क रेखा और मकर रेखा बनाता हूँ। इसके बाद ये हो गया आपका 23.5 डिग्री नॉर्थ, और ये हो गया आपका 23.5 डिग्री साउथ हो गया, ठीक है। अब देखिए पृथ्वी यहाँ सूर्य इसके जस्ट परपेंडिकुलर कब आती है, 21 मार्च को और 23 सितंबर को।
यहाँ 21 जून में आती है। तो भारत यहीं पर स्थित है भाई, यहाँ पे आपका भारत स्थित है, यानी कि 21 जून में यहाँ पर कर्क रेखा पे क्या होता है, परपेंडिकुलर पड़ता है। चलिए अब भारत का फिगर बनाते हैं हम लोग, ठीक है ना, इसको हटाते हैं। अब हम लोग भारत का फिगर बनाते हैं। ये इतना हम डिटेल करके बतला रहे हैं ताकि एग्जाम में आप आराम से कर सके। अब हम भारत की जब हम फिगर बनाते हैं, ध्यान से समझिएगा, ये मैंने फिगर बना करके भी आपको बतलाया था, ठीक है ना, फिगर मैंने बना करके आपको सब कुछ बताया है। चलिए तो अब यहाँ पे हमें ये बतलाइए, ये जो आपका क्या है, ये आपका 8 डिग्री है, ठीक है, और आपका 23.5 डिग्री यहाँ से गुजरेगा, ठीक है, 23.5 डिग्री आपका कर्क रेखा यहाँ से गुजरेगा, यानी कि सूर्य यहाँ पर पड़ रहा है आपका कब, जून महीने में, ठीक है ना भाई, जून महीने में। और 21 जून में यहाँ पे सूर्य परपेंडिकुलर इस प्रकार से पड़ रहा, भारत में आ रहा, कर्क रेखा 23.5 डिग्री है। आपसे क्या बोला गया क्वेश्चन में कि भारत जून माह में निम्न स्थान पे कहाँ पर दिन की अवधि सबसे अधिकतम होगी। तो देखिए 21 जून को जो सूर्य यहाँ पर जो पड़ रही है, तो ये जो आपकी कर्क रेखा है, ठीक है ना, अब कर्क रेखा यहाँ पे आपको क्या पता है, कर्क रेखा जो, अगर मैं आपको यहाँ पे पता नहीं भाई, कल शायद मैंने नहीं बताया था, यहाँ मैंने लिख दिया है, एक मिनट रुकिए। देखिए जो कर्क रेखा जो है ना आपकी, 21 जून को सूर्य क्या होता है, कर्क रेखा के जस्ट परपेंडिकुलर आता है, तो ये जस्ट थोड़ा सा लाइन ऊपर होगा, ठीक है ना, ये लाइन को मैं थोड़ा ऊपर बना देता हूँ, 23.5 डिग्री जो है थोड़ा सा ऊपर बनेगा, क्योंकि भाई एग्जैक्ट फिगर बनाना तो पॉसिबल नहीं है, इस प्रकार से यहाँ बना दे रहे, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका 23.5 डिग्री नॉर्थ, यहाँ से सूर्य आपका परपेंडिकुलर पड़ता है कब, ये हो गया आपका 21 जून का समय है, ठीक है, जून महीने का समय है। यहाँ आपका क्या क्या, एक स्टेट आपका आएगा गुजरात, एक आएगा राजस्थान, एक आएगा मध्य प्रदेश, एक आपका आएगा छत्तीसगढ़, एक आएगा आपका झारखंड, एक आएगा वेस्ट बंगाल, एक हो गया मिजोरम, एक हो गया त्रिपुरा, ठीक है, त्रिपुरा, और एक हो गया मिजोरम। अब यानी कि यहाँ 21 जून को सूर्य इसके परपेंडिकुलर है, यानी कि कर्क रेखा के परपेंडिकुलर, यानी यहाँ पर क्या है, लंबवत पड़ रही है, यहाँ पर दिन सबसे ज्यादा क्या होगी, दिन की अवधि सबसे ज्यादा यहाँ पर लंबी होगी। तो चलिए यहाँ पे ऑप्शन में देखिए, अब ऑप्शन में देखिए कि जून माह में निम्न स्थान पे कहाँ दिन की अवधि होगी, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में बिल्कुल नहीं, उड़ीसा में, भोपाल में, या दिल्ली में। अब देखिए भाई, उड़ीसा, भोपाल और दिल्ली, दिल्ली आपका यहाँ पर है, उड़ीसा आपका यहाँ पर है, उधर महाराष्ट्र आपका यहाँ पर है, और एक आपका भोपाल। तो यस, ये मध्य प्रदेश के पास से कर्क रेखा गुजर रही है, सूर्य इसके जस्ट परपेंडिकुलर है, एकदम परपेंडिकुलर लाइन है, तो दिन यहाँ पे सबसे बड़ा होगा। तो देखिए इस प्रकार से आप इसको यहाँ पर सॉल्व आउट करेंगे, ठीक है। तो चलिए ये भी सवाल आपका क्लियर हो गया। ये आपका सवाल पूछा गया भाई उत्तराखंड में या फिर किसी पीसीएस का ये पूछा गया सवाल है, मैंने अगर यहाँ लिखा होगा हो तो पता चल जाएगा। देखिए उत्तराखंड पीसीएस का पूछा गया सवाल है, ठीक है ना, तो ऐसा बात नहीं है कि ये कोई सवाल ऐसे ही ले लिया गया है, ये आपका सारा पूछा गया सवाल है। तो इसका सही उत्तर क्या है, बनाने का तरीका आपने समझा कि नहीं, मेन देखिए तरीका समझिए, कंसेप्ट समझिए कि जून माह में आपसे पूछा गया। तो जून माह में सिंपल सी बात है कि जून में 21 जून में हमें पता है कि जो सूर्य है वो कर्क रेखा के जस्ट परपेंडिकुलर होता है। कर्क रेखा भारत के कौन कौन से राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों से गुजरती है। एक हो गया आपका गुजरात, दूसरा हो गया राजस्थान, तीसरा हो गया आपका मध्य प्रदेश, चौथा हो गया आपका छत्तीसगढ़, पांचवा हो गया झारखंड, छठा आपका वेस्ट बंगाल, एंड देन मिजोरम, एंड देन त्रिपुरा, ठीक है ना भाई। तो ये आपका पॉइंट क्लियर हुआ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे हमें कौन सा पार्ट देखना है, अगले सवाल पे, यानी 7वां सवाल देखना है। पूछा गया भारत किस कटिबंध का देश है। तो भाई आपको अभी मैंने बतला दिया, ये बड़ा ही इजी सवाल है। देखिए ये आपका 0 डिग्री है, ये आपका 23.5 डिग्री नॉर्थ है, ये आपका 23.5 डिग्री साउथ है, और ये आपका 66.5 डिग्री नॉर्थ, इसी का काम है, उसको बनाने की जरूरत नहीं है। देखिए भारत का जो आप देखेंगे लोकेशन, इस प्रकार से आपको भारत का लोकेशन दिखता है, ठीक है। यानी ये वाला जो रीजन है आप इसको क्या बोलते हैं, उष्ण, यानी कि क्या बोलते हैं इसको, ट्रॉपिकल जोन। हाँ, लेकिन भारत का कुछ जोन यहाँ पे देखिए शीतोष्ण में भी आता है, तो आप क्या कहेंगे, शीतोष्ण और उष्ण दोनों में स्थित है, नहीं, मैक्सिमम पार्ट इसका देखिएगा तो इसका उष्ण कटिबंध में है, और सूर्य की किरणें एकदम यहाँ पर लंबवत पड़ती है, इसके कारण यहाँ पे भीषण गर्मी भी पड़ती है और काफी ज्यादा बारिश भी होती है। इसलिए भारत को किस कटिबंध में रखा जाता है, भारत को उष्ण कटिबंध में रखा जाता है। भारत की जलवायु भी कैसी है, तो उष्ण कटिबंधीय जलवायु है, ठीक है, वो जलवायु का पार्ट है। अब आपसे पूछा गया है कि उत्तरी गोलार्ध में, यानी कि इसका सही उत्तर आप टिक कर लेंगे कैसा है, तो उष्ण कटिबंध हो जाएगा इसका सही उत्तर। अब आइए
उत्तरी गोलार्ध में रात, 8वां सवाल, उत्तरी गोलार्ध में रात सबसे छोटा होगा। यूपीएससी का सवाल है, बताइए कितना खूबसूरत सवाल है। हमें यह बतलाना है कि उत्तरी गोलार्ध में रात कब सबसे छोटा होगा। देखिए रात का छोटा होना इसका मतलब क्या है, वहां पर गर्मी का मौसम या ठंड का मौसम, तो गर्मी का मौसम, क्योंकि गर्मी में दिन बड़ा करता, यानी कि बात हो रही है गर्मी की। कहीं ना कहीं हमें इतना पता चल गया कि बात हो रही है गर्मी की। अब आप हमें यह बतलाइए कि उत्तरी गोलार्ध की बात हो रही है। चलिए उत्तरी गोलार्ध पहले हम बनाते हैं। ये आपका हो गया 0 डिग्री, ये हो गया आपका उत्तरी गोलार्ध, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, यहां पे आपको क्या करना है, रात को छोटा करना है। रात को छोटा करना है, इट मीन यहां पर सूर्य को परपेंडिकुलर लाना है। तो यहां पर सूर्य परपेंडिकुलर कब आता है, 23.5 डिग्री नॉर्थ में, 0 से 23.5 डिग्री नॉर्थ में जब वेरी करेगा, यानी कि सूर्य यहां पर भी आएगा, परपेंडिकुलर आता है, यहां पे भी रहेगा, यहां पे भी परपेंडिकुलर आता है एक टाइम पे। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर आएगा तो दिन यहाँ पे क्या होगा, बड़ा होगा, और रात यहाँ पे छोटा होगा। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में। और जस्ट इधर आ जाएगा आपका फिर 22 दिसंबर को सूर्य यहाँ, तो यहाँ पे दिन बड़ा हो जाएगा, यहाँ रातें बड़ी होगी। तो हमें तो भाई रात छोटी करनी है, रात छोटी होगी। कौन सा महीना हो सकता है, ये आपका जून का महीना हो सकता है। ऑप्शन पे चलते, पहले ऑप्शन देखते क्या दिया गया। 22 दिसंबर, तो 22 दिसंबर को अगर देखें तो 22 दिसंबर को तो सूर्य यहां पर है भाई, 22 दिसंबर को सूर्य यहां पर है इस मकर रेखा पे। तो यहां पर क्या होगी, भीषण गर्मी होगी, यहां गर्मी होगी, तो यहां रात छोटा होगा। तो ये आपका दक्षिणी गोलार्ध है, सदर्न हेमिस्फीयर। तो ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि आपको पूछा गया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में बतलाइए रात छोटा कब होगा, तो ये नहीं होगा। चलिए 22 दिसंबर तो नहीं होगा। 21 मार्च, 21 मार्च की अगर हम लोग बात करते हैं, यानी कि सूर्य यहां पे है आपका 21 मार्च को, और 23 सितंबर को सूर्य यहां पर जब होगा तो आपका जस्ट विषुवत रेखा के पास क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। होगा कि नहीं होगा, यहां पे परपेंडिकुलर होगा, तो यहां पे भीषण गर्मी आपकी पड़ेगी। तो हालांकि उत्तरी गोलार्ध में भी इसका इफेक्ट पड़ेगा, देखने को मिलेगा, लेकिन जब सूर्य यहां पे आएगा ना, तो सबसे ज्यादा इधर आपको परपेंडिकुलर मिलेगा, तो यहां पे ज्यादा गर्मी मिलेगा। यानी कि 21 मार्च भी आपका नहीं होगा। 21 जून, यस ये आपका सही उत्तर होगा, 21 जून। 23 सितंबर नहीं होगा, 21 जून को एकदम सूर्य इसके जस्ट लंबवत होगी, कर्क रेखा के लंबवत होगी। उत्तरी गोलार्ध में रातें क्या होगी, उत्तरी गोलार्ध में रातें क्या होगी भाई। 21 मार्च और 23 सितंबर को मैंने आपको क्या बतलाया था, सूर्य जब यहाँ होगा तो दिन और रात क्या होगा, बराबर 12 घंटे का दिन होगा इधर, तो 12 घंटे का इधर रात होगा, है ना। तो दिन रात यहाँ पे छोटा का मतलब ही नहीं बनता था। यहाँ पे आपको ऐसे भी समझ सकते थे कि 23 सितंबर और 21 मार्च को तो इक्विनॉक्स विषुव के बारे में मैंने आपको बतलाया था, जहां पे क्या होता है आपका दिन और रात बराबर होती है। दिन और रात छोटा बड़ा जब भी होगा, या तो 22 दिसंबर या 21 जून का कंसेप्ट है। और उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध जब बोलेगा तो आपको समझ जाना है कि अगर आपको उत्तरी गोलार्ध बोला गया है रात छोटा करना, तो गर्मी होगा, कब होगा, जब कर्क रेखा पे परपेंडिकुलर होगा। जब हमें 22 दिसंबर की बात कर रहे होंगे तो यहाँ पर गर्मी होगी, गर्मी होगी तो यहाँ दिन बड़ा होगा, रात यहाँ पे छोटा होगा। ठीक है ना। चलिए देखिए इस तरह के सवाल को आप बना पा रहे होंगे, अब आप तो बहुत अच्छे पोजीशन पर आप पहुंच चुके हैं, मतलब क्लास आपने अच्छे से अटेंड किया मेरा। ठीक है ना, बस मकसद यही है कि आपका सारा क्वेश्चन अगर इस प्रकार का अगर बन रहा है तो आपने क्लास को अटेम्प्ट किया है शानदार वे में। चलिए अगला सवाल चलते हैं, 9वां सवाल। सुबह 11 बजे किस अक्षांश पर, बताइएगा 11 बज रहा है सुबह का, किस अक्षांश पर सूर्य की किरण लंबवत संभव नहीं है। ए 18 डिग्री नॉर्थ, ये सब सवाल है सब, कब कौन बनाएगा ये सब सवाल, कोई नहीं बना पाएगा। वो बना पाएगा जो कंसेप्ट क्लैरिटी के साथ पढ़ा है एनसीईआरटी को। 18 डिग्री नॉर्थ, 18 डिग्री साउथ, 0 डिग्री, 29 डिग्री नॉर्थ। क्वेश्चन क्या बोला समझा आपने, बोला ये गया है कि सुबह के 11 बज रहे हैं, ठीक है ना, 11 बज रहा है सुबह का। ठीक है, अब बतलाइए सुबह का अगर 11 बज रहा है तो कौन से अक्षांश पर, यानी कि मॉर्निंग के 11 बजे कौन से लैटिट्यूड पर सूर्य की किरण लंबवत संभव है। पॉसिबिलिटी आपको बतलानी है, पॉसिबिलिटी। सुबह के 11 बज रहे हैं भाई, आइए लंबवत पहले सूर्य कहां कहां हो सकता है, सूर्य यहां पर लंबवत हो सकता है, सूर्य यहां पर लंबवत हो सकता है, सूर्य यहां पर लंबवत हो सकता है। यानी ये आपका 0 डिग्री है, ये आपका 23.5 डिग्री नॉर्थ है, और ये आपका 23.5 डिग्री ये आपका साउथ है। ठीक है ना, ये क्या आपका साउथ है, तो यहां मैं लिख दूं इसको साउथ। यानी सूर्य यहां पर परपेंडिकुलर हो सकता है लंबवत, यहां पे पॉसिबिलिटी, यहां पे पॉसिबिलिटी, यानी यहां पर भी कहीं पर भी, यहां पर भी सूर्य परपेंडिकुलर हो सकता है लंबवत, यानी कि यहां से यहां कहीं पर भी लंबवत हो सकता है। अब आपको टाइम दिया गया सुबह के 11 बजे की घटना है, हमें बतलाइए सुबह की 11 बजे की घटना में सूर्य कहां कहां लंबवत हो सकता है। तो भाई 23.5 डिग्री साउथ से 23.5 डिग्री नॉर्थ में कहीं पे भी हो सकता है। चलिए ऑप्शन देखते हैं क्या क्या इसका ऑप्शन है। 18 डिग्री नॉर्थ, 18 डिग्री नॉर्थ,
18 डिग्री साउथ। किरण, अच्छा संभव नहीं है भाई, ऑप्शन देखिए संभव नहीं है। तो मैंने आपको क्या बताया, संभव कहाँ कहाँ से हो सकता है, 23.5 डिग्री साउथ से 23.5 डिग्री नॉर्थ। सूर्य यहाँ पर भी लंबवत हो सकता है, यहाँ भी लंबवत हो सकता है, यहाँ भी लंबवत हो सकता है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यानी कहीं भी यहाँ पे 1 डिग्री नॉर्थ में भी हो सकता है, 2 डिग्री नॉर्थ में, 3 डिग्री नॉर्थ से लेकर 23.5 डिग्री नॉर्थ कहीं भी लंबवत हो सकता है। उसी प्रकार 1 डिग्री साउथ, 2 डिग्री साउथ, 18 डिग्री साउथ, 17 डिग्री साउथ से लेकर 23.5 डिग्री साउथ कहीं भी लंबवत हो सकता है, ठीक है ना। इसी के इसके बीच में वैरी करता है, क्यों करता है, क्योंकि पृथ्वी झुकी हुई है इस प्रकार से। तो अब आपका देखिए ये 18 डिग्री नॉर्थ में संभव है, बिल्कुल है, 18 डिग्री साउथ में बिल्कुल, क्योंकि ये दोनों किसके हमारे बीच के अंदर है, 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ, ये 0 डिग्री उसी के रेंज में। अब आइए 29 नॉर्थ डिग्री, 29 यानी कि 29 नॉर्थ में, 29 डिग्री नॉर्थ, तो 29 डिग्री नॉर्थ आपका कहाँ आएगा, यहाँ आएगा 29 डिग्री नॉर्थ, ठीक है ना, 23.5 के जस्ट। तो सूर्य यहाँ पे कभी भी लंबवत नहीं आएगा, तो ये संभव ही नहीं है। चलिए, तो ये देखिए सवाल का देखिए नेचर देखिए, ये सब पूछा गया सवाल है पीसीएस का भाई, ठीक है। तो ये सब सवालों को आप बनाइए, मज़ेदार सवाल है, नए नए सवाल आपको लगेंगे, फील भी आएगा बनाने में भी, और लगेगा कि हाँ आपने कुछ पढ़ा है। चलिए, यदि भारत मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पर मध्याह्न है, मध्याह्न कहने का मतलब दोपहर के 12 बज रहे हैं साहब, तो 130 डिग्री देशांतर पर स्थानीय समय क्या होगा, समय निकालना है। आपको बोल दिया गया है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम दे दिया, आपको इंडियन स्टैंडर्ड टाइम दे दिया गया है, यहाँ पे बज रहे हैं दिन के 12, और ये आपका इंडियन स्टैंडर्ड टाइम दिया है, यानी कि ये कितना डिग्री हो गया, 82.5 डिग्री ईस्ट दे दिया। और आपको बोला निकालना कितने डिग्री पे, 130 डिग्री ईस्ट में, यानी कोई देश से पास होगा 130 डिग्री ईस्ट, तो आपको यहाँ पर टाइम बतलाना है कितना टाइम हो रहा। तो पहले इसका डिफरेंस निकालिए, कितना डिग्री का डिफरेंस है, 80 और 30 कितना हो गया, 80 2 30 और 2 50, 50 में माइनस कर दीजिए 2 48, यानी 47.5 डिग्री का डिफरेंस है ना जी। यानी कि अगर 82 डिग्री में 47.5 डिग्री जोड़ें तो कितना आएगा, 7 2 9 8 4 12 13, 139, 7 2 9 8 4 12 1 13 हो जा रहा है ना भाई। अच्छा 130 डिग्री है ना, 82.5 डिग्री, 30 20 50, 7 2 9 8 4 12 हो रहा ना, 129 डिग्री, ठीक है 130 डिग्री, यानी डिफरेंस कितना है, 47.5 डिग्री का डिफरेंस है। तो चलिए इसको बनाते हैं, यानी 47.5 डिग्री का, यानी कि आपको कहाँ से कहाँ जाना है, 0 डिग्री से आपको जाना है 47.5 डिग्री का टाइम कवर कर लेना है। तो आप इसको पहले क्या करेंगे, 15 डिग्री का मल्टीपल करिए, तो 0 डिग्री से 15 डिग्री का मल्टीपल कितना, 45 डिग्री पे ला सकते हैं। तो इसको 45 डिग्री में लाने में टाइम कितना लगेगा, 3 घंटे का समय लगेगा। क्यों, क्योंकि 15 डिग्री में पृथ्वी को घूमने में कितना घंटे का समय लगता है, 1 आवर का समय लगता है, 15 या 45। अब बच कितना रहा, 45 2 47, 2.5 डिग्री बच रहा, तो 2 डिग्री बच रहा है और हाफ डिग्री बच रहा है। 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट, तो 2 डिग्री घूमने में कितना, 8 मिनट, हाफ डिग्री घूमने में कितना, 2 मिनट, यानी कि 8 मिनट और 2 मिनट मिल गया तो कितना हो गया, 10 मिनट हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। और इधर 3 घंटा, यानी कि 3 आवर 10 मिनट का समय है। यानी यहाँ पे अगर 12 बज रहा है तो यहाँ बज रहा होगा 3 बज करके 10 मिनट, लेकिन ये शाम का 3 बज करके 10 मिनट पीएम है, क्योंकि ये दोपहर है आपका, 12 पीएम है, ठीक है भाई, क्लियर हुआ। यानी कि 3 बज करके 10 मिनट, तो ऑप्शन कहाँ है आपका, 3 बज करके 10 मिनट। तो चलिए देखते हैं 3 बज करके 10 मिनट कहाँ कहाँ है, तो आपको दिखेगा 15 बज करके 30 मिनट है और 3 बज करके 10 मिनट है, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा साहब। चलिए क्लियर है ना भाई। देखिए सवालों का नेचर देखिए, बहुत खूबसूरत सवाल लिया हूँ, क्योंकि उस स्टैंडर्ड में मैंने आपको कंटेंट दिया हूँ, कंसेप्ट दिया हूँ कि आप ये सारे सवाल बना पा रहे होंगे। अच्छा ये आप लिख लीजिएगा, कल मैं भूल गया बताना आपको यहाँ पे। देखिए ये अब आपको बता रहे कि इस तरह से देखिए, जहाँ जहाँ से पॉइंट नए नई चीज़ें मिले ना, तो आपको लिखना पड़ेगा इस प्रकार से, समझिए भाई, इसको आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, नहीं लिखिएगा काम नहीं होगा। हर चीज़ हम कितना कर सकते हैं, अब ये कल जैसे छूट गया कि कर्क रेखा कौन, ये छूटा नहीं है, अगला चैप्टर मैप पढ़ेंगे ना तो उसमें ही हम करवाते हैं कि 8 राज्यों से कर्क रेखा जो गुजरती है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं अब हम लोग। अगला सवाल है आपका, यदि पृथ्वी की कक्षीय वेग ना हो, ठीक है ना। देखिए पृथ्वी की जो आपको क्वेश्चन पढ़ लेते पहले, जब सवाल है बहुत सुंदर है। आपको बोला गया कि यदि पृथ्वी का कक्षीय वेग ना हो, यानी कि आपकी पृथ्वी की ऑर्बिटल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, तो फिर क्या होगा बताइए, दिन रात होगा या मौसम में परिवर्तन होगा, ओनली वन ओनली टू बोथ एंड, इस प्रकार का स्टेटमेंट सवाल है। कहने का क्वेश्चन का मतलब समझिए, मैंने आपको बताया पृथ्वी के पास 2 प्रकार की गति होती है भाई, इस प्रकार से, ठीक है। यह आपका सूर्य है, पृथ्वी यहाँ पर भी मैं आपको बना दे रहा हूँ, छोटा क्यों बनाया भाई, चलिए भाई, यह हो गया आपका पृथ्वी भाई, ठीक है। इस प्रकार से
एक तो ये 24 आवर अपने अक्ष पे घूमने में लगाती है और इस प्रकार से इसको अपने सूर्य के चारों ओर इसके अराउंड भी ये घूमती है, परिक्रमण भी करती है इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से पृथ्वी यहाँ भी झुकी होगी, इस प्रकार से आएगी। हाँ जी, तो ये जो 24 आवर अपने अक्ष पे जो घूम रही है इसको हम लोग क्या कहते हैं, अक्षीय गति, या फिर इसे कहते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। ठीक है, और इसे हम कहते हैं घूर्णन गति भी। और ये आपकी क्या कर रही है, परिक्रमा कर रही है, जिसके कारण क्या हो रहा है, जलवायु में परिवर्तन हो रहा है और इसके कारण दिन रात हो रहा है अक्षीय गति। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं ऑर्बिटल वेलो, उल्टा बोल दिया भाई, ये आपका अक्षीय गति को ऑर्बिटल वेलोसिटी नहीं बोलते हैं, इसको हम लोग कहते हैं एक्सियल वेलोसिटी। ठीक है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सियल वेलोसिटी। और ये जो आपका परिक्रमण जिसे हमने कहा, या फिर इसे हमने कहा परिक्रमण गति, या फिर इंग्लिश में इसे कहते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। ठीक है ना, इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं इसको, ऑर्बिटल वेलोसिटी, और इसे ही हम लोग कहते हैं कक्षीय गति। तो अगर ये कक्षीय गति ही अगर ये बंद कर दे करना, ये केवल घूमेगा, तो दिन रात तो होगा लेकिन जलवायु में परिवर्तन नहीं होगा। समझ में आ गया ना। तो आपको वही बोला गया, यदि कक्षीय वेग ना हो तो क्या ना हो तो संभव है, क्या संभव है, तो संभव दिन रात का होना संभव है, यानी ऑप्शन 1 केवल सही है, ओनली 1। मौसम परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि आपका यहाँ पर कक्ष वेग नहीं हो रहा है, कक्ष वेग नहीं हो रहा तो आपका केवल क्या हो रहा है, एक्सियल वेलोसिटी हो रहा है, यानी अपने अक्ष पे केवल घूम रहा है, दिन रात हो रहा है लेकिन मौसम में परिवर्तन नहीं होगा। तो ऑप्शन केवल ओनली 1। समझ में आ गया ना। यानी आपको ये बोला गया कि ये एक्सियल वेलोसिटी तो हो रही है पृथ्वी की, अपने अक्ष पे तो घूम रहा है इस प्रकार से, लेकिन ये जो चारों ओर परिक्रमा, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रही है, ये परिक्रमा नहीं कर पा रही है। तो ये नहीं कर पा रही है तो इसके कारण क्या नहीं होगा, दिन ये आपका जलवायु में परिवर्तन नहीं होगा। और अपने अक्ष में घूम पा रही है, एक्सियल वेलोसिटी हो रही है, इसके कारण क्या हो रहा है भाई, दिन रात हो रहा। भूमध्य रेखा से ध्रुव तक सभी समांतर वृत्त जो है डैश के रूप में जाने जाते हैं। बहुत शानदार सवाल। भूमध्य रेखा से, ठीक है ना, कहां से, भूमध्य रेखा से। ठीक है ना, भूमध्य रेखा से यानी इक्वेटर लाइन से पोल तक जितनी भी समानांतर वृत्त है, तो समानांतर वृत्त है यानी क्या, अक्षांश वृत्त है, लैटिट्यूड सर्कल है, लैटिट्यूड लाइन है, तो उसको क्या कहते हैं, लैटिट्यूड लाइन के रूप में जाने जाते हैं ना। तो समानांतर इसको क्या कहते हैं, अक्षांश रेखा कहते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा समानांतर अक्षांश रेखा। कर्क रेखा उसे किसे कहते हैं, 23.5 डिग्री नॉर्थ को। आर्कटिक वृत्त किसे कहते हैं, आर्कटिक सर्कल किसे कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किसे कहते हैं, 23.5 डिग्री नॉर्थ। आर्कटिक वृत्त या फिर आर्कटिक सर्कल किसे कहते हैं, 66.5 डिग्री नॉर्थ। अंटार्कटिका वृत्त यानी कि अंटार्कटिका सर्कल किसे कहते हैं, 66.5 डिग्री साउथ। ये चारों ऑप्शन क्लियर है भाई। एक मिनट भाई, अब आइए 13th क्वेश्चन। 13th क्वेश्चन बोला गया है कि पृथ्वी की भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण के स्थान को, वाह, ये डेफिनेशन जो हमने बताया था कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी की जो भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा से उत्तर में या फिर दक्षिण के स्थान की जो कोणीय दूरी है, उसको वर्णन करने के लिए किस शब्द का हम लोग उपयोग करते हैं। यानी आपको बोला गया है कि जो पृथ्वी की इक्वेटर लाइन है, इक्वेटर लाइन से अगर हम नॉर्थ में या फिर साउथ के की जो एंगल, जो डिस्टेंस है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, लैटिट्यूड करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, अक्षांश कहते हैं। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। देखिए, ये जो हमने आपको क्लास में डेफिनेशन बतलाया था कि ये पृथ्वी में कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए, यहाँ पे मैंने कोई एक पॉइंट ले लिया है, और पृथ्वी का ये जो भूमध्य रेखा 0 डिग्री, इस 0 डिग्री में अगर आप इसको जस्ट केंद्र से इसको मिलाते हैं, ठीक है, इसी को आप क्या नाम दिए थे, अक्षांश का नाम दिए थे। ठीक है ना, तो यही आपसे सवाल भी पूछा गया। और देखिए, ये सब सवाल आपके आयोग के पूछे गए सवाल है, एसएससी के CHSL वगैरह में पूछा, CGL का भी लेटेस्ट सवाल पूछा गया। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा आपको याद आ रहा होगा, 180 डिग्री इंटरनेशनल डेट लाइन जिसे कहते हैं, जो आपकी एक सरल रेखा नहीं है, क्या है, मुड़ी हुई रेखा है, तिरछी रेखा घूमी हुई है। कौन से महासागर के बीच में आती है, देखिए वो महासागर मैंने बताना भूल गया। देखिए ये सब क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही आता है। देखिए ये आपकी तिथि रेखा है, देखिएगा इसको ध्यान से देखिए, ये क्या है, आपकी तिथि रेखा होगा इस प्रकार से। ये आपको रूस को कट करा था इसलिए यहाँ पे घूम गया इस प्रकार से। ये कौन सा, देखिए प्रशांत महासागर है, पैसिफिक ओशियन है, ठीक है ना, यहाँ से आपका निकल रहा है या तिथि रेखा। तो पैसिफिक ओशियन को तो किस महासागर से गुजरती है, तो क्लियर हो गया, पैसिफिक ओशियन यानी कि प्रशांत महासागर इसका सही उत्तर होगा। ये कल नहीं बताया था, आज मैंने बतला दिया, नोट डाउन कर लेंगे आप लोग सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग सही उत्तर हो जाएगा प्रशांत महासागर। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका अक्षांश। इसको भाई कलर हटा दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। इसके बाद यहाँ का भी मैं इसको हटा दूँ, समांतर अक्षांश रेखा यहाँ पे मैं इसको कर दे रहा हूँ ताकि पता चले आपको कि इसका सही उत्तर क्या। ठीक है ना, ये हो गया समानांतर अक्षांश रेखा, ये हो गया आपका ओनली 1। चलिए आगे चलते हैं। 15, भूमध्य रेखा कितने देशों से होकर के गुजरती है, ये मैंने नहीं बतलाया था।
इसको आप पहले नोट डाउन करिए, आपके एग्जाम कब में पूछ लेगा भाई। ये सारे कंट्री आपको याद करने हैं जो भूमध्य रेखा, यानी कि भूमध्य रेखा मतलब समझ रहे हैं, ये जो 0 डिग्री वाली जो रेखा ये आप जो देख रही है 0 डिग्री वाली रेखा, यहाँ पे जितने देश आ रहे हैं, यहाँ एक देश होगा, यहाँ पे भी कोई देश होगा, यहाँ देश है, यहाँ पे भी देश है, तो जो 0 डिग्री देश जो भूमध्य रेखा है ना, कौन कौन से देश से गुजरती है, तो देखिए ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा, ये हो गया चौथा, ये हो गया पांचवा, ये हो गया छठा, ये हो गया आपका सातवां, ये हो गया आठवां, माफ़ करिए ये हो गया आपका आठवां, ये नहीं होगा, ये होगा आपका नौवां, ये हो गया आपका 10वां, 11वां, 12वां और ये 13वां, ठीक है ना। तो टोटल 13 कंट्री है जो भूमध्य रेखा से गुजरती है। तो ऑप्शन आप इसका करेंगे बी, ठीक है ना। आप उसका नाम याद कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, मैंने वहाँ लिख दिया। सूर्य भूमध्य रेखा पर ऊर्ध्वाधर कब चमकता है, ठीक है ना। सूर्य जो है भूमध्य रेखा पे यानी कि इक्वेटर लाइन पे, यहाँ क्वेश्चन 15वां में ये पूछा गया था कि जो इक्वेटर लाइन है कितने कंट्री से होके पास होती है, ठीक है। और बोला गया अगला सवाल 16 में कि जो सन है इक्वेटर लाइन के जस्ट परपेंडिकुलर कब चमकता है, तो साल में 2 बार, एक 21 मार्च, एक 23 सितंबर, तो वर्ष में क्या होगा 2 बार चमकता है, सिंपल सा क्वेश्चन है। विषुव कब होता है, तब होता है जब वो सूर्य क्या होता है विषुवत रेखा के इक्वेटर लाइन के क्या होता है जस्ट परपेंडिकुलर होता है, यही होता है इसका सही उत्तर। किस महाद्वीप में कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है, देखिए समझिएगा क्वेश्चन क्या बोला गया आपसे। क्वेश्चन ये बोला गया है जो आपकी ये विषुवत रेखा है, इक्वेटर लाइन है, ये जो आपका ट्रॉपिक ऑफ जो कैंसर है और ये जो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ठीक है ना। तो यहाँ पे पूछा गया है कि कौन ये तीनों रेखा जो है ना किस कॉन्टिनेंट से होकर के नहीं गुजरती, तो देखिए यहाँ पर आप देखेंगे एक ऑस्ट्रेलिया है, इसको आपको मैं दिखा ही देता हूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस फिगर को मैंने लिया ही है तो दिखाई देता हूँ भाई। देखिएगा इस मैप को, देखिए इस मैप को देखना है आपको, ठीक है। देखिए इस मैप को, जो लाइन आपको मैं दिखा रहा हूँ ये आपका 0 डिग्री रेखा हो गई, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको क्या हो गया 0 डिग्री, चलिए ये हो गया आपका 0 डिग्री विषुवत रेखा हो गया। उसके बाद 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री आपका ये हो गया, आपका ये 23.5 डिग्री हो गया साउथ, तो ये हो गया आपका 23.5 डिग्री नॉर्थ, ठीक है। ये हो गया 0 डिग्री, ये हो गया आपका 23.5 डिग्री नॉर्थ और ये हो गया आपका 23.5 डिग्री साउथ। तो देखिए कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स हो गए गुजर रहा है, यहाँ से गुजर रहा है यानी एशिया से गुजर रहा है, ठीक है। देखिए 23.5 डिग्री नॉर्थ एशिया से गुजर रहा है, आपका गुजर रहा है कि नहीं गुजर रहा। अफ्रीका से गुजर रहा है, बिल्कुल गुजर रहा है। ये आपका दक्षिणी अमेरिका से भी गुजर रहा है, माफ करिएगा उत्तरी अमेरिका से गुजर रहा है। उसी प्रकार से जो 0 डिग्री है, ये 0 डिग्री देखिए यहाँ एशिया से नहीं गुजर रहा है, ये अफ्रीका से गुजर रहा है और दक्षिणी अमेरिका से गुजरा। अब देखिए अफ्रीका से आपका 23.5 डिग्री नॉर्थ भी गुजरा है और 0 डिग्री भी गुजरा है। अब 23.5 डिग्री साथ ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से गुजरा है, अफ्रीका से गुजरा और दक्षिणी अमेरिका से गुजरा। तो आप एक चीज देख रहे होंगे, ऑप्शन पे आइए। अब देखिए सब ऑप्शन से कैसे बनाइएगा आप। अगला जो ऑप्शन आप जो देख रहे हैं, क्वेश्चन क्या पूछा था आपसे कि किस महाद्वीप से कर्क रेखा और आपकी जो है क्या है कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है। किस किस महाद्वीप से कर्क रेखा भी नहीं गुजरती है, मकर रेखा भी नहीं गुजरती है और भूमध्य रेखा भी नहीं गुजरती है। रेखा नहीं गुजरती, यहाँ पे लिखा गया है नहीं गुजरती है। कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है। तो अफ्रीका से तो तीनों गुजरती है भाई। एशिया से क्या हुआ, आपने देखा कि एशिया से नहीं गुजरती है ना। एशिया से आपने देखा कि क्या गुजरती है, केवल और केवल कर्क रेखा गुजरती है एशिया से। साउथ अमेरिका में आपने देखा और ऑस्ट्रेलिया आपने देख लिया, तो ऑस्ट्रेलिया से आपने देखा मकर रेखा हुआ गुजरती। अच्छा ये किससे तीनों रेखा नहीं गुजरती, यहाँ पे पूछना चाहिए कि किससे तीनों रेखा गुजरती, इसको हटा देते हैं हम लोग, ठीक है ना। यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए कि किस महाद्वीप से कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा तीनों गुजरती है, तीनों गुजरती। तो देखिए अभी आपने देखा यहाँ पे ये तीनों जो रेखा है, ये कर्क रेखा, ये आपका विषुवत रेखा और ये आपका मकर रेखा। तो देखिए किससे गुजर रही है, अफ्रीका से भी गुजर रही है, या अफ्रीका से भी गुजर, तीनों से गुजर रही है, ठीक है भाई। तो इसलिए ये आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा अफ्रीका। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ठीक है ना। तो किससे होकर गुजर रही है, तो आपके अफ्रीका से होकर के गुजर रही है, ठीक है। किस देश से होकर मकर रेखा गुजरती है, 19वां सवाल, किस देश से होकर मकर रेखा यानी कि 23.5 डिग्री साउथ जो लाइन है, लैटिट्यूड लाइन है, वो किस देश से होकर गुजरती है, ब्राजील से, चिली से या ऑस्ट्रेलिया से। तो देखिए इसको इस मैप में देखिए यहाँ पे सब कुछ मेंशन है, देखिएगा ध्यान से।
ब्राज़ील, चिली और ऑस्ट्रेलिया। तो ब्राज़ील, चिली और ऑस्ट्रेलिया कहाँ है, पहले मैं आपको यहाँ पे लाइन खींच दे रहा हूँ 23.5 डिग्री वाली। 23.5 डिग्री ये हो गया आपका, ठीक है ना। अब देखिए ये ऑस्ट्रेलिया से तो गुजर रहा है, ठीक है। अब एक आपका देखिए ब्राज़ील, ये आपका पूरा ब्राज़ील ही, ये आपका ब्राज़ील, तो ब्राज़ील से भी गुजर रहा है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया से भी गुजर रहा है। चिल्ली, तो चिल्ली को अगर आप देखिएगा तो ये देखिए ये आपका पूरा यहाँ से यहाँ चिल्ली ही है आपका, ये जो दिख रहा है ना यहाँ से यहाँ आपका, ये आपका चिल्ली, ये आपका पूरा चिल्ली है, देखिए चिल्ली यहाँ मैंने लिखा हुआ, ठीक है ना। ये देखिए मैं हटा रहा हूँ, ये आपका चिल्ली हो गया, ठीक है। तो चिल्ली से भी गुजर रहा है आपका, ठीक है। चिल्ली ये वाला हो गया आपका, चिल्ली ये पूरा, ये हो गया आपका ब्राज़ील, ये पूरा हो गया ब्राज़ील। देखिए ये डॉट डॉट लाइन जो गया हुआ है, ये डॉट डॉट लाइन देखिए, ये सब यहाँ से गुजर रहा है, चिल्ली से भी गुजर रहा है, ब्राज़ील से भी गिर रहा है, ये आपका ऑस्ट्रेलिया से भी, तीनों से गुजर रहा है आपका, यानी ऑल हो जाएगा उसका सही उत्तर। तो ये जब आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी में जितना देखिए यहाँ मैंने देश दिखाया ना, ये सब देश आपको मैं याद करवाता हूँ एक क्लास में। तो ये सब देश याद होना चाहिए, इतना याद हो भी जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप वर्ल्ड ज्योग्राफी का यूट्यूब वाला भी वीडियो देख लीजिएगा ना तो काम हो जाएगा, 4.5 घंटे का वीडियो। इसलिए यूट्यूब पे भी जो मैं कंटेंट देता हूँ ना बड़ा ही सॉलिड होता है। अब आ गया ये अगले सवाल पे कि कर्क रेखा जो है किस राज्य से नहीं गुजरती है। भाई मध्य प्रदेश से गुजरती है, वेस्ट बंगाल से गुजरती है, गुजरात से गुजरती है, उड़ीसा से नहीं गुजरती है, ठीक है ना। उड़ीसा से नहीं गुजरती है, गुजरती नहीं है। कहाँ कहाँ से गुजरती है तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, मैंने शायद लिखा होगा, ये रहा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। अगला और अंतिम सवाल, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम किन राज्यों से होकर के गुजरती है। तो उत्तर प्रदेश से गुजरती है बिल्कुल, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, आंध्र प्रदेश से भी गुजरती है। देखिए यहाँ पे आप देखेंगे तो मैंने यहाँ लिखा भी होगा नोट्स में, आप नोट्स अगर ओपन करके देखिएगा तो यहाँ इंडियन स्टैंडर्ड टाइम किस किस राज्यों से होकर के गुजरती है। होप शो कि शायद मैंने मेंशन किया हो नोट्स में, अगर नहीं किया तो मैं आपको यहाँ पे पहले दिखला देता हूँ कि कहाँ कहाँ से होकर के गुजरती है। देखिए भारत का जो मानक समय है ये आपका उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से गुजरती है, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से गुजरती है, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से गुजरती है, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से होकर के गुजरती है। तो 5 राज्यों से गुजरती है, कौन कौन सा, तो एक आपको याद रखना, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर के गुजरती है, ठीक है। 5 राज्यों से होकर के गुजरती है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यानी कि 82.5 डिग्री ईस्ट। तो ये क्लियर हो गया। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर आप कहेंगे ऑल होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश मिर्ज़ापुर से होकर के निकलती है, छत्तीसगढ़ होते हुए आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और एक आपका क्या बतलाया था मैंने, उड़ीसा, ठीक है। ये रहा आपका, कहाँ गया भाई, ये रहा, ये देखिएगा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो देखिए पूरा का पूरा सवाल हमने करवा दिया है, अच्छे अच्छे सवाल जो थे। बाकी जो भी सवाल बहुत, इसके अलावा भी आपको कई किताबें में और भी सवाल मिलेंगे, लेकिन वो सब कुछ आप आराम से बना पा रहे होंगे। जहाँ आपको दिक्कत होगा वो सब कुछ हमने करवा दिया है। अब आपका ये टॉपिक क्लियर है, मतलब इसके बाद आपको यहाँ से जो यहाँ मैंने लिखा है, कोई बुक ना तो पढ़ने की नीड है, पढ़िए बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ बनेगा लेकिन, ठीक है ना। बस कहने का मतलब ये है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। कैप्सूल 1 अब हो गया हम लोगों का कंप्लीट 4 क्लास में, कोई भी चीज़ आपका यहाँ से नहीं बचा है लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड में कुछ भी पढ़ना मेरे एंड से। अब आपका एंड से काम बचता है करना, ख़त्म करिए उसको। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए